हेलो एवरीवन। अब स्टार्ट करेंगे हम अपना एक नया टॉपिक यूनिट नंबर 2 में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका कोड है KOE039, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे दैट इज BCD एडर। इसके बाद हमने इससे पहले अपने इसी चैनल के प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे हैं, जैसे कि एडर, फुल एडर, हाफ एडर, सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर, लुक अहेड कैरी एडर, और हमारा जो 4 बिट का बाइनरी एडर होता है, पैरेलल एडर होता है, सब्ट्रैक्टर एडर, सब्ट्रैक्टर सर्किट, ये सब हमने डिस्कस करा है। और ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं AKTU के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे गए, जिसमें से लुक अहेड कैरी एडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को जाकर रेफर कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन में यूनिट नंबर 2 को देख सकते हैं। तो वहाँ से आपको वो बिल्कुल ऑर्डर वाइज आपको हर वीडियो मिल जाएगा। साथ में उसमें नोट्स भी हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ भी आपको नोट्स जो हैं अटैच्ड मिलेंगे इन द डिस्क्रिप्शन। तो स्टार्ट करते हैं BCD एडर के साथ। पहला है इसमें ट्रुथ टेबल। तो BCD एडर क्या होता है? जो बाइनरी का जो है हमें BCD में कन्वर्ट करके देगा। एक तरीके से बाइनरी सम को जो है हमें BCD सम जो है वो जनरेट करेगा, ठीक है। तो BCD एडर में क्या हो रहा है, हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, मान लीजिए 0। तो हमने 0 से लेकर 19 तक के मान लीजिए हमने डेसिमल नंबर लिख लिए हैं, ठीक है। और बाइनरी सम से मैं फिर इनका BCD सम जनरेट कर रहा हूँ। तो बाइनरी सम देखिए 9 डेट तक तो जो बाइनरी में रहता है वही हमारा BCD में भी रहता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो हमने देखिए यहाँ तक क्या करा है कि हमने जो 9 तक वैल्यूज़ हैं, जैसे कि 0 0 0 0 0 0 0 1, तो ये 1 के करस्पॉन्डिंग हो गया, जहाँ पे के हमने कोई भी एक बिट ली है, ठीक है। और के हमने एक जो है डिफरेंट बिट ली है, जो हमें मतलब Z1 Z2 Z4 Z8, ये यहाँ तक तो कवर हो जाएंगे सारे के सारे कंटेंट्स जो 15 तक होंगे। लेकिन एक बिट एक्स्ट्रा आएगी जैसे हम 15 के बाद जाएंगे 19 तक, ठीक है। तो इसलिए हमने के की बिट ले ली है और यहाँ पे हमने एक कैरी बिट ली है, ठीक है, एक कैरी की बिट है। और ये है हमारा S8 S4 S2 S1, ठीक है। तो अब देखिए 0 से लेकर 9 तक, अगर हम 0 से लेकर 9 तक के लिए वैल्यू को फोकस करें, तो जो 9 तक है वही आपको आउटपुट BCD एज ए सम मिल रहा है, क्योंकि BCD सम बाइनरी सम बिल्कुल वही प्रोड्यूस करेगा एज सेम एज टिल 9, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास 10th। जैसे ही हमारे पास 10 नंबर आया, अब आपको पता है कि बाइनरी सम BCD के लिए जब हम बाइनरी से BCD में जाते हैं और 10 डिजिट है, 9 से कोई भी ऊपर डिजिट होती है, तो हम उसमें क्या करते हैं, +6 ऐड करते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये जो डेटा आपको 9 वाला दिया हुआ है इसमें आपको +6 ऐड करना है। तो इसमें देखिए +6 अगर हम ऐड करेंगे इस वाले डेटा में, 9th वाले डेटा में, तो देखिए इसमें +6 ऐड कैसे करेंगे। तो देखिए अब मान लें कि हम इधर साइड में इसे ऐड कर दे रहे हैं, तो 9 का हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1001। और इसमें अगर आप 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 110 ऐड करेंगे तो 1 1 1 और 1, तो क्या आ गया, सारे 1 आ गए। दैट इज सारे, मतलब ये जो है हमारा, हमने क्या करा, हमने जो 9th वाली बिट थी उसमें हमने 1 ऐड करा है। बट इज इट करेक्ट? नहीं, क्योंकि 9th के लिए हमें ऐड नहीं करना होता। हमें किसके लिए करेक्ट करना होता है, हमें करेक्ट करना होता है जो 10th बिट है सिर्फ उसके लिए। इसलिए 9 के लिए तो सारा का सारा 9 वही रहेगा। तो ये रिमेंबर कराने के लिए था कि 9th बिट के लिए आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जो आपकी 9th बिट है, 9th बिट जो आपने इधर लिखी है, 9th बिट जो आपने इधर लिखी है बाइनरी सम में, वही आपकी BCD सम में एज इट इज आती है। लेकिन जैसे ही हम 10th के लिए बाइनरी सम लिखेंगे, तो बाइनरी सम BCD से क्या होता है, एडिशन होता है 6 का। तो हम इस वाले डेटा में 6 को ऐड करेंगे। तो देखिए इसमें हम ऐड करेंगे 6 को। तो अब क्या करेंगे, दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग, ठीक है। तो व्हाट इज द करेक्ट वे, वी हैव द करेक्ट वे 10, जो हमारे 10th वाली बिट है उसको करेंगे। तो इसमें 110 ऐड करो तो 0 आ गया, 11 का एडिशन 0 1 11 का 0 1 11 का 0 और फिर 1 आएगा। और ये चार तो ये हमारे आ गए S8 S4 S2 S1। और ये किस में चला गया, ये चला गया कैरी वाली बिट में, ये चला गया कैरी वाली बिट में, ठीक है। तो अब देखिए वही करा है हमने इधर भी। तो अब देखिए फोकस करिएगा इस पर। तो अब हमने क्या करा कि ये जो 10th है हमारा, तो 0 1 0 1 0 1 0, इधर हमारा हो गया 1 0 0 0। इसी तरीके से 11 के लिए क्या करेंगे, फिर +6 करेंगे। अब 11 +6 करूँगा तो 10 +6 करने पर क्या आ जाएगा, 16, और 11 +6 करने पर 17। तो एक तरीके से जो ये 16 का कोड है, तो 16 में +1 कर दो, दैट इज एक का एडिशन कर दो। तो ये इसके बाद सारे सब में एक एक ऐड करते चले जाओ। तो एक तरीके से उसमें सब में +6 ही तो ऐड हो रहा है भाई। अगर आप 10th का कोड ये लिख रहे हैं, ये वाली वैल्यू, तो 11th के लिए जो आप इसी के में एक ऐड कर दो, तो ये +6 ही तो हो रहा है 11 में, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस है। तो इस तरीके से आपको सारे 19 तक के लिए लिख देना है, ठीक है। ये काम आप पूरा 19 तक की टेबल के लिए करें, क्योंकि 9 के बाद जितने भी नंबर होते हैं उनका BCD सम एज इट इज़ नहीं जनरेट होता है, उसमें +6 आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अब आउटपुट कैरी को अब आप कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे, जिसमें आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमारा कौन सा वैलिड है कौन सा वैलिड नहीं है। तो आउटपुट कैरी के लिए देखिए, अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि 9 तक के लिए कोड्स तो सारे करेक्ट थे। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है कि जो 9 तक के लिए अगर हम देखें, तो 9 तक के लिए तो जो बिट है हमारी इधर वाली बाइनरी सम की, वो हमें BCD सम एज इट इज़ मिल रहा था। बट जैसे ही हम 10th में आए तो +6 ऐड करना पड़ा। तो हमें एक तरीके से इन सारे डेटा के लिए कुछ उसे बच समझाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से लेकर पूरा एंडिंग तक का डेटा जितना भी गया है यहाँ तक, ठीक है, 19 तक। अब देखिए अगर मैं नोटिस करूँ लास्ट की 4 बिट्स को, तो लास्ट की मुझे बताना है कि अब देखिए 16 से 19 है, तो 16 से 19 में के जो है वो 1 है। ये वाली बिट किसकी थी, के की बिट थी। तो के की जो बिट है वो 1 है, ठीक है। 1 करने पर मुझे कैरी बिट में भी 1 1 1 मिल रहा था।
कहने का मतलब है कि उसे मुझे ये समझाना है कि जहाँ पे के जो है वो 1 है, उन बिट्स में मुझे BCD को करेक्ट करने की ज़रूरत है। वहीं तो मैंने +6 करा था, BCD में करेक्ट करा, ठीक है, मतलब इन सब में भी +6 ऐड हुआ है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बार मैं ये बता सकता हूँ कि देखो अब यहाँ पे अब सब जीरो हो गया। अब देखिए पूरी टेबल में कहीं पे भी जीरो, सब जगह जीरो ही है के की बिट्स। अब कहीं पे भी के की वैल्यू 1 नहीं है, तो यहाँ पे देखो के की वैल्यू हमें क्या दिख गई, 1 दिख गई। यहाँ पे हमें के की वैल्यू क्या दिख गई थी, लास्ट 4 डिजिट्स में 1 दिख गई थी, तो हमने कहा था भाई यहाँ पे करेक्शन की जरूरत है। दूसरी चीज़ हमने बोला, जब हमने कहा 12, 13, 14, 15, तो हमने कहा भाई देखो यहाँ पे Z8 और Z4 1 1 है, तो हमें इधर BCD कोड को करेक्ट करना है, तो हमने इस तरीके से बता दिया, तो हमने लिख दिया Z8 इंटू Z4। दूसरा हमने देखा ये हमारा हो गया 12 से लेकर 15 तक का। अब आते हैं इसके ऊपर की डेटा के लिए, दैट इज 11, 10, 9 और 8, सॉरी 8 और 9 करेक्ट है, 10 और 11 रह गया। तो 10 और 11 के लिए देखिए Z8 और Z2 1 है, बाकी और किसी भी ऊपर अगर आप अब मेरे नोट्स को खोल के देखेंगे, क्योंकि इस समय मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसको ऊपर नहीं एडजस्ट करने में, तो आप नोट्स को खोल के देख लीजिए। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 8 और 9 में देखिए Z8 और सॉरी 10 में, 10 और 11 में Z8 और Z2 जो है ये 1 है, और 11 में भी Z8 और Z2 क्या है, 1 है। तो अब देखिए इस बिट में भी करेक्शन की जरूरत है 10 11 में। तो आपने सबको स्पेसिफाई कर दिया कि 10 से लेकर 19 में किस तरीके से आपको कंप्यूटर को समझाना है कि आउटपुट कैरी आपकी सही है। दैट मीन्स आउटपुट जो आपका सम है वो सही आ रहा है, और आउटपुट सम देखिए आउटपुट कैरी 1 हमें इन्हीं केसेस में मिल रही है 10 से लेकर 19 में। बाकी इसके अलावा कहीं पर भी हमें आउटपुट कैरी में 0 नहीं मिला है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि कैरी जहाँ पे 1 हुई है, कैरी बिट जहाँ पे 1 हुई है, BCD सम में हमने वहाँ पे करेक्ट ही तो करा था भाई, यहाँ इसे तो करेक्ट करना हमने चालू करा था, इसलिए जो है हमारा जो बाइनरी सम है वो इस तरीके से हमारा जनरेट करेगा आंसर्स, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई कि आउटपुट कैरी का मैंने एक्सप्रेशन ये वाला कैसे लिख दिया, ठीक है। अब इसके स्टार्ट करते हैं इसका डायग्राम, जो इसका लॉजिक रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले हमने इसमें बनाया ट्रुथ टेबल से हमने एक्सप्रेशन लिखना सीखा किस तरीके से कर रहे थे। तो जो बाइनरी सम था और BCD सम बनाया, बाइनरी सम में 9 तक तो वही लिखा जो BCD में लिखा, मतलब बाइनरी सम का एज इट इज हमने बाइनरी में कॉपी, BCD में कॉपी कर दिया टिल 9। लेकिन 9 के बाद हम चलेंगे बाइनरी सम में तो वैसे ही जैसे हम बाइनरी डिजिट्स के लिए चलते हैं, मतलब उसकी एक्सप्रेशन लिखते हैं। लेकिन BCD सम में जो हमने 10 का लिखा था एक्सप्रेशन, तो 10 में +6 होगा, 11 में भी +6 होगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 टिल सो ऑन, हम सब में +6 ऐड करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो सबसे हमने क्या करा, उसको हमने Z का एक्सप्रेशन लिखा, जो कैसे लिखा हमने, जब के की बिट जो है वो 1 थी, वहाँ पे हमारा कैरी बिट में 1 था, ठीक है, वहाँ पे हमारा कैरी बिट में 1 था, या वहाँ पे हमें करेक्शन की जरूरत थी, प्लस का एक्सप्रेशन लगा के हमने लिखा Z8 और Z2 जहाँ पे 1 है वहाँ पे हमें करेक्शन करने की जरूरत थी, ठीक है। Z8 और Z4 जहाँ पे जो है वैसे हैं, और Z8 और Z2 जहाँ पे 1 है वहाँ पे हमें कैरी बिट में करेक्शन करने की जरूरत पड़ी, ठीक है, मतलब वो पूरा एक्सप्रेशन करेक्ट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे कैरी बिट 1 थी उसके करस्पॉन्डिंग हमने एक्सप्रेशन जो है बाइनरी सम के लिख दिए और कैरी बिट का जो है एक्सप्रेशन निकाल दिया। अब हम वही देखेंगे उसको डायग्राम की हेल्प से कि 4 बिट का बाइनरी एडर हमने बना दिया, पहला 4 बिट का बाइनरी एडर, 4 बिट का दूसरा बाइनरी एडर। अब इसमें आएंगी ऑगेंड की बिट्स और इसमें आएंगी एडेंड की बिट्स, ठीक है, ऑगेंड, ठीक है। तो अब देखिए 4 बिट की बाइनरी एडर ने कैरी इन आई इसमें Z1 Z2 Z4 Z8 कर दिया, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ से हमने Z1 Z2 Z4 Z8 इस तरीके से 4 बिट बाइनरी एडर में लगाया, 2 बाइनरी एडर में। अब यहाँ से हमने कैरी बिट निकाल दी, एक तो कैरी बिट ही थी भाई, कैरी बिट क्या आ रही थी, एक तो सीधे के आ रही थी, तो वो हमने इस तरीके से निकाल दी। दूसरी समझिए, जब Z8 और Z4 का एंड हुआ था वो इसमें हमने और कर दिया, फिर हमारा ये Z2 और Z8 का और हुआ है, तो Z8 और Z2 का एंड हुआ है, एंड कर दिया और इसको हमने फीड कर दिया, क्योंकि 3 टर्म्स थी, तीनों एडिशन थी, तीनों एडिशन और प्लस ऑपरेंड से जुड़ी थी, तो हमने ऑरिंग कर दी, और ऑरिंग के बाद हमने इस बिट्स को इधर ट्रांसफर कर दिया है। अब देखिए जब इसको मैंने इधर ट्रांसफर करा तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना था कि यहाँ पे मेरी ये बिट्स तो ट्रांसफर हो गई, लेकिन मुझे इसमें 0 0 1 1 0 वाला भी तो करेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ से तो मुझे 1 1 मिल जाएगा भाई, ये वाली जो कैरी बिट है, ये वाली जो कैरी बिट्स मुझे आंसर जनरेट करके देंगी वो तो हमेशा 1 ही देंगी भाई। यहाँ पर कैरी बिट 1 था, लेकिन अब जो मुझे करना क्या है उसमें 1 1 मुझे 6 ऐड करना था, तो अब कंप्यूटर को कैसे मैं करूँगा, यहाँ पे 0 0 का लॉजिक कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे ये 1 1 तो 2 बार मुझे मिल गया भाई, ये 2 1 1 एक साथ मिल गए। अब यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये दोनों के एरो एक साथ लगाएं और ये वाला एरो इस तरीके से बनाएं, मतलब कहने का मतलब समझिए कि मैं इसको इस तरीके से भी बना सकता हूँ कि ये जो एरो है ये मेरा पहले लॉजिक इधर आ रहा है और एक लॉजिक मेरा इधर 0 हो रहा है, ये जो है मैंने बनाया है ये है लॉजिक 0 की रिप्रेजेंटेशन, ये है लॉजिक 0, ठीक है। और बाकी जो मेरे ऊपर से एरो आ रहे हैं वो मैं इस तरफ बना दूँ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो ये 0 1 1 0 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 4 बिट का बाइनरी एडर की हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गई Z1 Z2 Z4 Z8 कि कैसे S1 S2 S4 और S8 में कन्वर्ट हुआ ये BCD एडर। तो ये 4 बिट का BCD एडर का बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और ये AKTU एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ऐसे ही पूछा गया था
ड्रॉ द कॉम्बिनेशन सर्किट फॉर द या डिज़ाइन द 2-bit BCD एडर, सॉरी डिज़ाइन अ BCD एडर, इस तरीके से। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। और मैग्नीट्यूड कंपैरेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका यूज़ हमारा डेटाबेसेस में बहुत ज़्यादा होता है। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर इज यूज्ड इन डेटाबेसेस, ठीक है। डेटाबेसेस में क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कंपैरेटर नाम से ही पता लग रहा है कि दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए हमने इसका इस्तेमाल करा हुआ है, इस कॉम्बिनेशन सर्किट का। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट दैट कंपेयर द टू नंबर A and B and the output of the comparison specified the three binary variables that indicate whether A is greater than B or A is less than B or A equals to B। अब ये हमारा है 1 बिट टेबल, ये जो हम बना रहे हैं वो है 1 बिट का मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। ये क्या है, 1 बिट का मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। इसके बाद हम बताएंगे 2 बिट का कैसे होता है, और 2 बिट का ही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, या जनरली पूछा गया है, ठीक है। तो समझते हैं पहले सिंपल के लिए, जो हम A ग्रेटर देन B, तो एक A और B में अगर हमने दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं तो इसके लिए, ठीक है, तो 2 बिट का वो होता है, यहाँ पे सिंगल बिट है तो A में कॉम्बिनेशन A और B का 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए क्या A बड़ा है B से, नहीं, दोनों बराबर हैं, तो हमने कहा A इक्वल्स टू B को 1 कर दो, बाकी टाइम्स दोनों 0 रहेंगी। A ग्रेटर देन B, लेस देन B नहीं रहेगा। आगे बढ़े 0 और 1। अब देखिए इसमें A जो है वो छोटा है B से, तो हमने A जो है छोटा है B से, वहाँ पे हमने 1 कर दिया, बाकी दोनों को 0 कर दिया, क्योंकि ना तो एक बड़ा है B से और ना एक इक्वल टू B है। आगे बढ़े, हमने कहा 1 0 1 0 के कॉम्बिनेशन में 1 A जो है वो बड़ा हो गया B से, तो A ग्रेटर देन B पे 1 कर दिया, बाकी दोनों जगह 0 हो गया। 1 1 पे A और B दोनों इक्वल हैं, तो इधर 1 कर दिया और ये दोनों हमारा 0 हो गए, ठीक है। अब एक्सप्रेशन लिख दिया, तो एक्सप्रेशन F1 के लिए कैसे लिखोगे, A ग्रेटर देन B के लिए, तो A ग्रेटर देन B यहाँ पे हाई है तो इसको लिखेंगे A और B बार, तो A और B बार लिख दिया। अब F2 जहाँ पे A लेस देन B है तो उसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे ये हाई है, तो ये किसके लिए हाई है, 0 1 के लिए, 0 1 को क्या लिखेंगे, A बार B, ठीक है। सिमिलरली जब A इक्वल्स टू B के लिए लिखूंगा, दैट इज F3, जहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ A इक्वल्स टू B, मैंने इसे नाम दिया, तो ये कितना हो जाएगा, A बार B बार, दैट इज A बार और B बार दोनों 0 0 पर तब हाई है, और ये लास्ट में 1 पे हाई, जहाँ 1 1 पे हाई है, तो 1 1 के लिए क्या लिखेंगे, A और B। क्लियर हो गया, तो A और B हमने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली वैसे तो इंप्लीमेंट कर सकता था लॉजिक गेट से, ठीक है, डायरेक्टली बना के कि A B बार रिप्रेजेंट करूँ, A बार B रिप्रेजेंट करूँ, उससे F2 निकाल दूँ, और इन दोनों के एडिशन से मैं F3 निकाल दूँ। बट यहाँ पे मैंने जो एक्सप्रेशन है उसे सिंप्लीफाई करा, मैंने ये नोटिस करा कि F1 और F2 के एडिशन करें और उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो मुझे F3 ही मिलने वाला था। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान भी दो तो ये क्या है, ए बी बार, ये क्या है, ए बार बी, और ए बार बी दोनों क्या हो जाएंगे, ए एक्स और बी, और ए एक्स और बी के ऊपर अगर मैं बार कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, ए एक्स नॉर बी, और ए एक्स नॉर बी, ए एक्स नॉर बी क्या होता है, ए बार बी बार प्लस ए बी, यही तो होता है जी, मैंने बोल दिया वो यही तो होता है, ठीक है। अब ये मैंने मतलब इसको पूरा कंप्लीटली खोल के लिखा है कि F1 और F2 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाऊंगा तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन ए बी बार प्लस ए बार बी। अब मैंने ये कॉम्प्लीमेंट का साइन तोड़ा तो डॉट आ गया, तो ए बी बार, फिर अगेन मैंने डॉट का साइन तोड़ा तो ए बार प्लस बी, और ये ए प्लस बी बार, फिर अगेन मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन करा तो मेरे पास ये पूरा एक आंसर जनरेट होकर आ गया। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कैसे हमने F3 लिया है F1 और F2 के एडिशन से। दूसरा एक और मेथड इसी का है, और यू कैन ऑल्सो से, और क्या हो सकता है इसमें कि जो हमारा F3 है वो हमें पता है कि F1 और F2 के एडिशन से मिला है, ठीक है। तो F1 और F2 है क्या, ये बताओ, F1 और F2 है क्या, F1 और F2 है क्या, ये बताओ। तो F1 और F2 अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो क्या है, ए बी बार, और ये क्या है, ए बार बी, और इस पूरे का बार हुआ है, तो ये है क्या, ये वाला एक्सप्रेशन, ये है ए एक्स और बी, और ए एक्स और बी के ऊपर बार हुआ है, और ए एक्स और बी के ऊपर बार क्या होता है, ए एक्स नॉर बी, यही तो होता है ए एक्स नॉर बी, सर्कल और बीच में डॉट, और ए एक्स और बी को कैसे लिखते हैं, ए बार बी बार प्लस ए बी, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो ये इससे भी आ गया कि F3 जो है वो हमारा F1 प्लस F2 के बार से जनरेट हुआ, तो ये दोनों ही इसे आप कर सकते हैं जिससे आपको ईजी लगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड कंपैरेटर 1 बिट का, ठीक है। और अब इसका लॉजिक डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए लॉजिक डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखिए लॉजिक डायग्राम में कुछ नहीं करा हमने, ए और बी का वो निकाले हैं, मतलब एक गेट ले लिया है, उसके इससे नॉट गेट ले लिया, इनपुट्स ले लिए, और F1 को इससे कनेक्ट कर दिया, और मतलब F1 से एक पिन आ रही है जो हमारी कनेक्टेड है ए से, और F1 से एक ही पिन आ रही है, मतलब जो हमारा जो F1 कहूँगा, या मैं कहूँगा कि बी का इनपुट आ रहा है, तो ए और बी बार हुआ, तो ए और बी बार से F1 मिला, ए बार और बी से F2 मिला, और इन दोनों के एक्सनॉरिंग से, ये कौन सा गेट है, एक्सनॉर गेट है, तो एक्सनॉरिंग से हमें क्या मिल गया, F3 मिल गया, ठीक है। या एक्सनॉर नहीं, ये तो हमारा नॉर गेट है, सॉरी, ये हमारा नॉर गेट है, क्योंकि हमने दोनों का सम कर दिया, हमने क्या कर दिया, दोनों को सम ही तो कर दिया भाई, F1 और F2 को सम करके उसके ऊपर बार करा था, तो ये नॉर गेट है, ठीक है। एक्सनॉर गलती से बोल दिया मैंने, तो एक्सप्रेशन का मुझे याद तो मैं उससे देख के बोल रहा था, ठीक है। तो ये वाला कौन सा गेट है हमारा, नॉर गेट है, क्यों लगा, क्योंकि हमने F1 और F2 का कॉम्प्लीमेंट लिया है ऐड करके। अब देखिए 2 बिट की ट्रूथ टेबल, 2 बिट की ट्रूथ टेबल में आपके वो दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, A1 A0 और B1 B0, ठीक है। अब A1 A0 में वही चलेगा 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1, यही कॉम्बिनेशन चलेगा। तो 1 से लेकर हमने कहाँ तक हाईलाइट कर दिया इसको, 19 तक हम जो है इसको लेके चले, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सॉरी 15 तक हम इसको लेके चलेंगे, क्योंकि लास्ट की जो चारों बिट्स हैं वो 1 हो जानी चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ 15 में हो जाती हैं, क्लियर है। तो वहाँ तक हम इसको लेके चले 2 बिट ट्रूथ टेबल में,
चीज़ क्लियर हुई, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज ए ग्रेटर देन बी। तो अब वही टेबल है जैसे कि हमने सिंगल बिट के लिए करा कि कहाँ पे ए बड़ा है बी से, ए लेस देन बी है और ए इक्वल्स टू बी है। तो देखिए यहाँ पे 0, तो यहाँ पे पहले वाले के लिए तो सिर्फ सारी बिट्स जो है A1 A0 और B1 B0 दोनों बराबर हैं, तो 1 ये वाला हाई हो गया। यहाँ पे देखो A1 A0 और B1 B0 में अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है कंबाइंड। तो इसमें कौन सा बड़ा हो गया, B वाली बिट बड़ी हो गई। तो ए लेस देन बी, ये ट्रू है तो मतलब बी और या बी ए से बड़ा है ऐसे कह सकते हैं। तो ये 1 हाई हो गया और बाकी दोनों 0 हो गए। तो एक टाइम पे कोई भी एक हाई रहेगा। सिमिलरली अब इसमें देखिए, इसमें भी हमारी ये क्वांटिटी हाई है, ये क्वांटिटी छोटी है और ये क्वांटिटी बड़ी है, मतलब ए इज़ लेस देन बी। अगेन इस वाले में भी ए इज़ लेस देन बी। इस तरीके से आपको सबके लिए लिख देना है। अब मैं इसमें आपको लास्ट की 4 वैल्यू के लिए दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट की 4 वैल्यू में देखिए कैसे होगा कि लास्ट की जो 4 वैल्यू हैं तो इसमें आप कंपेयर कर ले रहे हैं। तो अब देखिए कि A1 A0 और B1 B0, A1 A0 B0 से बड़ा है, तो ये वाला है हमारा हाई हो गया, ए ग्रेटर देन बी वाला, ठीक है। नोट्स को आप खोल के देखिएगा, वहाँ से आपको दिखेगा, अदरवाइज मुझे बार बार इसको ऊपर नीचे देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब है 1101, तो इसमें भी हमारा ये जो है वो हाई है और अगेन इसमें भी हमारा हाई है, लेकिन इसके लिए हमारा ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसलिए मैंने इधर 1 कर दिया है। बाकी सब में ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है। अब एक्सप्रेशन लिख लेंगे F1 ए ग्रेटर देन बी कहाँ पर है। तो F1 देखो, अब देखो ये ए ग्रेटर देन बी, तो ए ग्रेटर देन बी ये 1, ये 1 हाई है और ये 1 कहाँ पर हाई है, 0100 पर। अब इसको 0100 मैं के मैप में बना दूँ, ठीक है। एक तरीका तो ये है मैं किसको इस 0100 को डायरेक्टली के मैप में बनाऊँ, या मैं डायरेक्टली इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिख दूँ 4 और फिर उसको मैप कर दूँ के मैप में, बात एक ही है। तो 0100 तो ये कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखिए मैंने वही लिख दिया है, सिग्मा के अंदर 4। सिमिलरली अब 1 कहाँ पे हाई है, 1 है हमारा इधर, ये 1000 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1001 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 1100 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये 13 पे हाई है, 14 पे हाई है, ठीक है, 14 तक हाई है ये वाला ए ग्रेटर देन बी। और ए लेस देन बी जहाँ पे हाई होगा उसके करस्पॉन्डिंग आप ये लिख लेंगे। सिमिलरली ए इक्वल्स टू बी के लिए ये लिख देंगे। क्लियर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। अब हमने क्या करा, सबके ट्रुथ टेबल बनाई, उसके करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन लिखा, अब उसका के मैप बनाएंगे और फिर लॉजिक गेट लिखा। तो हमने क्या करा, जहाँ पे हमारी वैल्यूज मार्क थी वो हमने कर दिया। तो ये किसका बॉक्स होता है, ये होता है 0 1 2 3, ऐसी तो होता है। ये हमारा के मैप का है एक्सप्रेशन। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8 9 10 11, ठीक है, इस तरीके से। और 12 13 14 15 इस तरीके से हमारे के मैप के बॉक्स नंबर होते हैं। तो जहाँ जहाँ पे हाई था हमने वहाँ पे कर दिया। अब इसका हमारा क्वाड बन गया, इसका हमारा क्वाड बन गया, ये हमारा पेयर बन गया ये पूरे का, ठीक है। और ये हमारा इधर से पेयर बन गया फोल्डिंग प्रॉपर्टी से, ठीक है। आप सबकी नेमिंग कर दे, तो Q1 की नेमिंग, P1 की नेमिंग, P2 की नेमिंग, ये सब आपको पता है, बिल्कुल कॉमन है। एक बार बता दे रहा हूँ, बाकी सबके आप समझ लेंगे। अब जैसे Q1 है तो Q1 के लिए रो में क्या कॉमन है, अब A1 A0 B1 B0 चलेगा, ठीक है, इस तरीके से चलेगा क्योंकि 4 वेरिएबल के मैप है, ठीक है। अब देखिए Q1 के लिए इधर से क्या कॉमन है, 1 1 कॉमन है, तो पहला वाला 1 किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, A1 को, तो A1 लिख दिया मैंने। बाकी इधर से कॉलम में क्या कॉमन है, पहला वाला 0 कॉमन है, और 0 किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, B1 के बार को, तो B1 का बार आ जाएगा। सिमिलरली अब इस पेयर के लिए देखिए, इस पेयर के लिए इन दोनों में क्या कॉमन है, रो में 1 1, लास्ट वाला 1 मतलब A0, तो A0 आ गया। A0 लिख दिया मैंने P1 के लिए। अच्छा P1 अभी मैं इसकी नेमिंग, तो इसको देख लीजिए A0, ये A0, ये P2 है ना, तो A0 आ गया। अब इधर के लिए क्या कॉमन है, दोनों कॉमन है, दैट इज B1 बार और B0 बार, तो B1 बार B0 बार आ गया। अब P2 के लिए देखिए, तो P2 के लिए कैसे लिखेंगे, तो वो सॉरी P1, ये हमारा P1 कवर हुआ, सॉरी P2 कवर हुआ ये वाला। अब P1 को देख लेते हैं, ये वाला। अब ये वाला P1 देख लेते हैं, तो ये वाले P1 के लिए पहले रो में देखो क्या कॉमन है, 1 1, दैट इज A1 बार, सॉरी A1 1 मतलब A1 और A0, और बाकी ऊपर से क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, मतलब इन दोनों कॉलम्स में, तो लास्ट वाला 0 कॉमन है, और लास्ट वाला 0 कॉमन पे क्या लिखेंगे, B0 बार लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा वो के मैप से आ गया। सिमिलरली इसी तरीके से F2 में भी आप सारी वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे जहाँ जहाँ पे हाई था वैल्यू, जैसे कि आपने वो लिखा था ना। अब ये 0 1, तो ये 1 पे हाई है, 2 पे हाई है, 3 पे हाई है, अगर आप उसका सिग्मा वाला एक्सप्रेशन देखेंगे F2 का, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे हाई है वहाँ पे 1 मार्क कर दिया, और ये देख लिया। अब आपने पेयर बना दिया, तो यहाँ पे क्वाड बनेगा, अगेन इसका पेयर और इसका पेयर फोल्डिंग प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अगर ये सब नहीं पता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूनिट नंबर 4 में जाके आप देख सकते हैं, के मैप का वीडियो वहाँ पे पड़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर के लिए है वो सब्जेक्ट, ठीक है। तो वहाँ से आप के मैप का देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कैसे होता है। सिमिलरली F3 के लिखेंगे, तो F3 में सवाल अलग आएंगे, तो आपको सबकी सिंगल बनाने पड़ेंगे। मैंने सिंगल की नेमिंग कर दी है। फिर A1 B1 बार इसमें से कॉमन लिया, ठीक है। तो हमारा इस वाले में से, तो ये हमारा ये वाला पूरा एक्सप्रेशन बना कि A0 बार B0 बार, और इसमें से A0 B0 बचा है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन बन गया, ये हमारा पूरा एक एक्सप्रेशन बन गया। इससे हमारे दोनों टर्म्स जो हैं वो XNOR में आ जाएंगे, और XNOR में आने के बाद सबको अब आपको प्लॉट कर देना है विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, लॉजिक गेट से आपको इंप्लीमेंट ही तो करना है, कुछ है थोड़ी कि आपको 3 AND गेट लेने हैं, पहले F1 के लिए, और फिर ऑरिंग कर देनी है तीनों से, फिर F2 के लिए भी यही करना है। और यहाँ पे तो 2 XNOR थे और फिर उनका लास्ट में डॉट हुआ था, 2 XNOR हैं और 2 उनका लास्ट में वो हुआ है एंडिंग, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है लॉजिक गेट से इंप्लीमेंटेशन इनका।
ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो आपका गेट्स में भी पूछा जाता है और कंप्यूटर साइंस में अगर आप ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो मक्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आपको कन्फर्म इसके ऊपर क्वेश्चन मिलना है। कन्फर्म लो हेड कैरी एडर के बाद ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर मक्स। तो मक्स क्या होती है? मक्स कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट होती है दैट सेलेक्ट द बाइंडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ द इनपुट लाइन। तो मक्स एक कॉम्बिनेशन सर्किट होती है जो बाइंडिंग इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करती है फ्रॉम वन ऑफ द इनपुट लाइन। इसके कोई भी एक इनपुट लाइन होती है, ठीक है, वन ऑफ द इनपुट लाइन होती है इसमें, ठीक है, या आप कह सकते हो कि एक इनपुट लाइन नहीं होती है, मतलब मैं कहूँगा कि इसमें n अगर इनपुट लाइन्स हैं तो इनमें से कोई भी एक इनपुट लाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी एंड डायरेक्ट टू द सिंगल आउटपुट लाइन। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आउटपुट लाइन सिंगल होती है और इनपुट लाइन में से कोई भी एक सिलेक्ट होती है एंड द सिलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर इनपुट लाइन जो होता है वो कंट्रोल होता है बाय सेट ऑफ सिलेक्शन लाइन। अब कुछ सिलेक्शन लाइन्स भी होती हैं वो कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कहा मक्स एक ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसमें अगर n इनपुट्स हैं तो उनमें से कोई भी एक सिंगल इनपुट सिलेक्ट होगा और उससे हमें सिंगल आउटपुट मिलेगा। वो कंफर्म है कि सिंगल ही आउटपुट मिलना है, ठीक है। और ये जो सिलेक्शन होगा इनपुट लाइंस का जिसकी वजह से हमें आउटपुट पे एक सिंगल आउटपुट मिला, ठीक है, तो वो सिलेक्शन जो है डिपेंड करेगा इनपुट लाइन का सिलेक्शन लाइंस के ऊपर। अब ये होते क्या है तो इसके बारे में देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में मैंने लिख रखा है कि अगर देयर आर 2 की पावर n इनपुट लाइंस तो n सिलेक्शन लाइंस होंगी। n सिलेक्शन लाइंस होंगी हुज बिट कॉम्बिनेशन, जिनका बिट कॉम्बिनेशन डिटरमाइन करेगा कि कौन सा इनपुट उसे सेलेक्ट करना है। क्लियर हो गया। अब एप्लीकेशंस मक्स की कहाँ पे हैं? तो एप्लीकेशन मक्स की है पैरेलल टू सीरियल कॉम्बिनेशन में और इनका इस्तेमाल होता है डिजिटल सर्किट में टू ट्रांसफर डेटा एलिमेंट्स फ्रॉम अ मेमोरी एरे टू डेटा प्रोसेसिंग सर्किट, ठीक है। दूसरा क्या इसका एप्लीकेशन है कि ये हमारी डिजिटल सर्किट्स में इस्तेमाल होती हैं जहाँ पे हमें डेटा एलिमेंट्स को ट्रांसफर करना है किसी मेमोरी एरे से टू द डेटा प्रोसेसिंग सर्किट्स। क्लियर है, किसी पीसी में एंड द मेमोरी एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड। अब जो मेमोरी एड्रेस क्या होता है, मेमोरी की जो एड्रेस है वो सिलेक्शन लाइन्स के पास है, ठीक है, एंड द कंटेंट्स ऑफ द एड्रेस मेमोरी आर प्रेजेंट ऑन द मक्स डेटा इनपुट्स, जिसकी वजह से क्या होगा कि मेमोरी एड्रेस में जो भी सिलेक्शन लाइन्स का कॉम्बिनेशन होगा तो वो वाला हमारा इनपुट सिलेक्ट हो जाएगा और उस पर हमारा एड्रेस मेमोरी लोकेशन पे हमारे कंटेंट्स जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर है, तो ये हमारा होता है एप्लीकेशन ऑफ मक्स। अब टाइप्स होते हैं इसके बहुत सारे, तो इसमें सबसे पहला टाइप है 2:1 मक्स। तो मैंने क्या बताया कि इनपुट्स n होंगे आउटपुट्स 1 होंगे, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है 2:1 लिखो या 2x1 लिखो। जनरली हम 2:1 से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं बट यहाँ पे वो नोट्स में लिखा हुआ था तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया था। आप इसको 2x1 मक्स कर लीजिएगा, ठीक है। तो 2x1 मक्स से लिखा जाता है 2x1 मक्स, ठीक है। फंक्शन टेबल में आते हैं तो फंक्शन टेबल इसकी होती है सम मतलब कि सिलेक्शन लाइन्स की। सिलेक्शन लाइन अगर यहाँ पे एस एक है सिलेक्शन लाइन तो मैंने इसको एस से नाम दे दिया, ठीक है। अब कैसे पता लगे कितनी सिलेक्शन लाइन है? तो मैंने आपको बताया कि 2 की पावर n इनपुट लाइन है, तो मतलब अगर मैं इसको 2 की पावर n मान लूँ तो 2 की पावर कितना है 1 है, तो 2 की पावर 1 मतलब 1 सिलेक्शन लाइन है। n क्योंकि पावर जो है वो सिलेक्शन लाइन होती है और जो ये नंबर है उतने ही इनपुट होते हैं। तो देखो मैंने 2 इनपुट बना दिए हैं, अभी आप सिंबल पे फोकस करो, 2 इनपुट बना दिए हैं जिसको मैंने नाम दे दिया i0 और i1 और एक सिलेक्शन लाइन होती है। तो बस वही फंक्शन टेबल मैंने लिख रखा है कि सिलेक्शन लाइन अगर 0 1 है तो 0 पर i0 सेलेक्ट हो रहा है और 1 पर i1 सेलेक्ट हो रहा है। क्लियर हो गया। और आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे? i0, अब इसको एक्सप्रेशन लिख दो i0 s बार प्लस i1 इंटू एस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है। लॉजिक डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो सिंपल है, एक एस का आपको क्या लेना है? सिलेक्शन लाइन लेनी है, इसका नॉट निकालना है और क्योंकि एस का ही बार वो हो रहा है और i0 i1 तो क्या है इनपुट्स हैं, तो i0 i1 का इनपुट्स ले लिया और इससे हमें औरिंग करके पहले एंडिंग करी और फिर और करके दोनों का हमें f का एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स जिसमें से 2:1 मक्स इस तरीके से आ जाता है। जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें आता है 8x1 मक्स को इंप्लीमेंट करना, ठीक है, तो वो आपको आना चाहिए। तो अगर 2x1 आ गया तो अब देखिए 4:1 को भी देख लेते हैं या 4x1 मक्स, तो हर जगह 4x1 जरूर कर दीजिएगा, ये मैंने जो है कई बार वैलिड नहीं भी होता है ये, ठीक है। 4:1 तो फंक्शन टेबल अगेन इसकी बनेगी तो 3 स्टेप में निपट जाता है कोई भी मक्स। पहला होता है फंक्शन टेबल, दूसरा होता है लॉजिक सिंपल और थर्ड होता है लॉजिक डायग्राम उसका, ठीक है। तो अब फंक्शन टेबल देखिए, फंक्शन टेबल में क्या करना होता है, S1 और S0 आपको दिया हुआ है, ठीक। S1 और S0 कहने का मतलब है 4:1 में क्या मतलब हुआ कि 2 की पावर कुछ हुआ है तो 2 की पावर 2 करने पर 4 मिलता है, तो 2 क्या होगा मेरे पास 2 की पावर 2 करने पर 4 होता है। तो जो मेरी पहली वैल्यू है वो नंबर ऑफ इनपुट्स को दिखा रही है, तो इसमें 4 इनपुट हैं। तो वही देखिए अगर आप सिंबल में फोकस करें 4 मेरे इनपुट हैं जिसके करस्पॉन्डिंग मैंने नाम दे दिया i0 i1 i2 i3, इनपुट 0 इनपुट 1 इनपुट 2 इनपुट 3। क्लियर है। और 2 की पावर कितना करने पर ये नंबर मिला, 2 की पावर 2 करने पर मुझे 4 मिला, 2 की पावर 2 करने पर मुझे 4 मिला। तो कितनी पावर करी, तो जो 2 मैंने पावर करी वही सिलेक्शन लाइन है, तो सिलेक्शन लाइन का मैंने नाम दे दिया S0 S1। हमेशा ध्यान रखिएगा S0 इधर वाली को बोला जाएगा फिर S1 इधर वाली को बोला जाएगा। जनरली जो बुक्स में स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है या प्रेफर्ड होता है। फंक्शन इस समय f आउटपुट मिला है, एक सिंगल आउटपुट मिलता है इसलिए f लिख दिया है। 4x1 है ना, 1 आउटपुट मिला। अब S1 S0 में 4 है इनपुट लाइन और 4 इनपुट लाइन के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर है, 4 इनपुट्स हो गए जिसमें हमारा 0 0 पर i0 सेलेक्ट होगा, 0 1 पर i1, 1 0 पर i2 और 1 1 पर i3 सेलेक्ट हो जाता है। क्लियर होगा, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अब इसका लॉजिक डायग्राम अगर बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, तो आप f का एक्सप्रेशन लिखोगे i0 S1 S0 बार प्लस i1 S1 बार S0 प्लस i2
S1 S0 बार प्लस I3 S1 S0, ठीक है, यही मैंने लिख रखा हो। तो देखिए यही मैंने लिख भी रखा है कि F इक्वल्स टू I0 S1 बार S0, उसी के कॉम्बिनेशन से देख के आपको लिख देना है। और यहाँ पे हमने लॉजिक डायग्राम बना लिया, तो ये S1 की पिन निकाली, S0 की पिन निकाली, हमारा नॉट गेट उससे हमने कनेक्ट कर दिया क्योंकि S1 S0 हमारी सिलेक्शन लाइन्स हैं, I0 हमारा इनपुट है, ये एंडिंग हो गई, फिर ये एंडिंग हुई है इसके लिए, फिर इसके लिए एंडिंग, फिर इसके लिए एंडिंग, और फिर तीनों के लिए सम हो गया, तो तीनों चारों का सम हो गया, ठीक है, चारों टर्म्स का हमारा सम करके हमें क्या मिल गया, F मिल गया। अगला है 8:1। अब इसमें देखिए फंक्शन टेबल में हमारे पास कितने हैं, अब 2 की पावर 3 करने पर 8 मिलता है, मतलब 8 तो इनपुट्स हो गए, तो देखिए यही मैंने सिंबल में बना रखा है, 8 तो इनपुट्स हो गए और 2 की पावर 3 करने पर 8 मिलता है, मतलब जितनी पावर करी उतने सिलेक्शन लाइन, मतलब S2 S1 S0, ठीक है, तो उतना हमारे जो है इसके इनपुट सिलेक्शन लाइन हो गई। अब सिलेक्शन लाइन तो जीरो, अब 3 सिलेक्शन लाइन है तो 3 सिलेक्शन लाइन के कितने होंगे, कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 हो गया। भाई जितनी सिलेक्शन लाइन होती हैं उतने हमारे जितनी सिलेक्शन लाइन है उतने हमारे पास, मतलब 2 की पावर उतना कर दो तो उतने हमारे पास जो है उसके कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, तो 2 की पावर 3 जो है 8 होता है, तो हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन आ गए, दैट इज 0 0 0 पर 0। अब मतलब 3 है ना, तो इसलिए हमने कहा भाई 3 सिलेक्शन लाइन है, तो 3 के लिए क्या बनती थी ट्रुथ टेबल, 0 0 0 0 0 1 0 1 0, इस तरीके से। या आप ऐसे समझें कि अगर 3 हमारे पास सिलेक्शन लाइन है तो 2 की पावर 3 करने पर 8 आ जाएगा, तो 8 हमारे पास पॉसिबल जो है कॉम्बिनेशंस हो गए, ठीक है। तो 0 0 0 पर I0 सेलेक्ट होगा, 0 0 1 पर I1 सेलेक्ट होगा, तो बस अब इस तरीके सबका लिख दिया। अब F के लिए क्या लिखोगे, S2 बार S1 बार S0 बार और I0, ठीक है। सिमिलरली अगले वाले के लिए S2 बार S1 बार S0 इंटू I1, तो देखो वही लिख रहा है। अब इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत सिंपल है, एक S2 की पिन निकालना, इस X1 की और एक S0 की, एक S2 की, एक S1 की, एक S0 की, सबका नॉट निकालना, फिर S2 बार ले आना, S1 बार ले आना, S0 बार ले आना और एक I0 इनपुट, इन चारों की एंडिंग करके और फिर इन सबका एडिशन कर देना सारी टर्म्स का, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, लॉजिक डायग्राम बन जाएगा, जो आपका होमवर्क है, बिल्कुल सिंपल सा टफ टास्क नहीं है, बिल्कुल सिंपल टास्क है, इसको कर लोगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हमारा बेसिक सा जो मुझे समझाना था आपको मक्स के बारे में वो यहाँ पे क्लियर हो गया। सेकंड आते हैं इम्प्लीमेंट द गिवन। अब इसमें हमारा क्वेश्चन है कुछ वो समझते हैं पहले। इम्प्लीमेंट द गिवन बुलियन अलजेब्रा यूजिंग 8x1 मार्क्स। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। अगर एफ के अंदर एक्स वाई जेड दैट इज 8x1 में कितने इनपुट्स होते हैं, ये सिलेक्शन लाइन्स कितनी होती हैं, 3 सिलेक्शन लाइन होती हैं, और अगर सिलेक्शन लाइन आपकी इनके इनपुट्स के बराबर हैं, जैसे एक्स वाई जेड इसके इनपुट्स ही तो हैं, ठीक है, तो अगर इस फंक्शन के जो गिवन एक्सप्रेशन है, जो वेरिएबल्स हैं उनके बराबर हैं, तो ये बहुत सिंपल हो जाता है इम्प्लीमेंट करना। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है, इसमें कॉम्बिनेशंस लेके चलने पड़ते हैं, किन्हीं भी एक को शॉर्ट करना पड़ता है, ठीक है, वो समझाऊंगा मैं। तो अभी समझते हैं इम्प्लीमेंट द गिवन बुलियन अलजेब्रा यूजिंग 8x1 मार्क्स। तो 8x1 मार्क्स है मतलब 2 की पावर 3, दैट इज 3 इसमें सेलेक्ट लाइन्स होंगी, ये पता लग गया, ठीक है। 3 सिलेक्शन लाइन होंगी और 3 इसमें वेरिएबल है, तो ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। 8x1 मार्क्स बनाना है, एक्स वाई जेड आपने उसकी सिलेक्शन लाइन्स मान ली, आपको मेंशन करना पड़ेगा, मैंने थ्योरी नहीं लिखी है। लेट 8x1 मार्क्स विद 3 सिलेक्शन लाइन एक्स वाई जेड, ठीक है, एंड देन वी हैव, अब देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक्स वाई जेड सिग्मा एम 137, मतलब 137 पर हमारे ये हाई होंगे, तो आपने क्या करा, I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 को लिख दिया इनपुट्स इसके। अब ये देख लिया कि 137 कहाँ लिखा हुआ है, तो 1 यहाँ लिखा हुआ है, 3 यहाँ लिखा हुआ है, 7 यहाँ लिखा हुआ है, इन सबको हाई से कनेक्ट कर दो, लॉजिक 1 से कनेक्ट कर दो। ये देखिए बाकी सारे लॉजिक 1 से कनेक्ट हो गए, और बाकी जो बचे जिन पे कुछ भी वैल्यू नहीं लिखी हुई है वो सारे हमारे लॉजिक 0 से कनेक्ट हो गए, इसको हम बोलते हैं लॉजिक 0 या ग्राउंड, ठीक है, लॉजिक 0 बोलो या ग्राउंड लिख दो, ठीक है। अगला है इंप्लीमेंट द अबव क्वेश्चन यूजिंग 4x1 मार्क्स। तो मैंने बताया था कि अगर 8x1 मार्क्स है, मतलब यहाँ पे देखो जितनी सिलेक्शन लाइन्स हैं वो अगर वेरिएबल्स के बराबर हैं तब तो ये ईजी हो जाता है, अदरवाइज हमें इसमें क्या करना पड़ता है, किन्हीं भी कुछ सिलेक्शन लाइन्स को सिलेक्ट करके फिर उसके बेसिस पे आउटपुट निकालना पड़ता है। तो अगर 4x1 है तो हम क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 सिलेक्ट लाइन्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोल दिया लेट एक्स एंड वाई बी सिलेक्शन लाइन, क्योंकि 4x1 में कितनी सिलेक्शन लाइन होंगी, सिर्फ और सिर्फ दो ही सिलेक्शन लाइन होंगी, 2 की पावर 2 होता है 4, तो जितनी सिलेक्शन लाइन्स होंगी, ध्यान से समझ लीजिए, जितनी सिलेक्शन लाइन होंगी उतना हमने लिख दिया, एक्स और वाई हमने सिलेक्शन लाइन ले ली क्योंकि 2 ही सिलेक्शन लाइन होंगी, ठीक है। अब जो बची उसको हम इनपुट बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम इनपुट तो लॉजिक 1 और लॉजिक 0 को बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा इनपुट वो नहीं रहता है, यहाँ पे हमारा इनपुट जो बचा वैल्यू दैट इज जेड मान लीजिए, तो वो जेड को हम क्या कहेंगे, एंड टेकिंग जेड एज इनपुट, अब एक्स और वाई को सिलेक्शन लाइन लिया है, तो एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन क्या क्या होते हैं ये बताओ जरा, दो के कॉम्बिनेशन देखो मैंने एक्स वाई लिख दिया, अभी क्यों लिखा है वो समझ आते हैं। यहाँ पे बार कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, देखो पहला क्या होता है 0 0, तो बार कर लिया, ठीक है। अगला क्या आता है 0 1, तो ये इस पर नहीं लगेगा, 1 0 तो इस पर लग जाएगा, 1 1 पे किसी पे बार नहीं लगेगा। अब इसका कॉम्बिनेशन देखो, तो ये एक्स बार वाई बार जेड बार क्या होता है 0 होता है, एक्स बार वाई बार जेड क्या हो जाएगा 0 0 1, 0 0 0 पर 0 हो गया, 0 0 1 पर 1 आ जाता है। अब इस पे आओ, एक्स बार वाई जेड बार दैट इज 0 1 0 0 1 0 2 को रिप्रेजेंट करता है,
0 1 1 एक्स बार वाई जेड दैट इज 0 1 1 3 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से सबके लिए लिख दोगे। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करना है, अब क्वेश्चन को आपने 4x1 मार्क्स से जब इंप्लीमेंट करा तब आपने उन जगह सर्कल कर दिया जहाँ जहाँ पे हमें क्वेश्चन में हाई कहा गया था सिग्मा M137। तो अब फंक्शन से जो फंक्शन एक्सप्रेशन दिया हुआ है बूलियन एक्सप्रेशन, उस जगह आपको सर्कल मार्क कर देना है और उसके करस्पॉन्डिंग राइट में जो भी आपका इनपुट है वो लिख देना है। अब जैसे कि पहले वाले में ये 1 एक ही सिलेक्ट है तो z लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पे एक ही सिलेक्ट है तो z आ गया। ठीक है, अगर ध्यान रखिए अगर ऊपर की तरफ होता, अब कुछ चीज़ें यहाँ समझा रहा हूँ वो समझ लीजिए। अगर यहाँ पे ये ऊपर की तरफ हाई होता और नीचे कहीं नहीं सर्कल होता, जैसे 1 पे सर्कल नहीं होता 0 पे सर्कल होता, तो आप z बार लिखते इधर। क्लियर है? दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे देखिए दोनों में कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा तो 0 लिखा जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ पे z बार नहीं आएगा 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा z, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा z, यहाँ पे z बार नहीं आएगा क्योंकि 7 पे क्या सेलेक्ट होगा z। क्लियर है? तो यहाँ हो गया I0 I1 I2 I3, सबको हमने नाम दे दिए इनपुट्स को। दूसरी चीज़, अगर दोनों पे सर्कल होता, अगर दोनों पे सर्कल होगा तो यहाँ 1 लिखा जाएगा, अगर एक पे भी सर्कल नहीं है तो 0 लिखा जाएगा, और अदरवाइज अगर कोई भी एक सिलेक्ट हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग इधर वाली वैल्यू लिख दी जाती है और नाम दे दिया जाता है I0 I1 I2 I3। तो अब देखिए 4x1 में कितने इनपुट्स होंगे, 4 इनपुट्स होंगे, तो 4 इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग आ गया। तो 4x1 में आपने जो सिलेक्शन लाइन इमेजिन करी थी S0 S1 वो आपने मान ली थी x और y, तो x और y सिलेक्शन लाइन्स हो गई, और I0 I1 I3 z पे जा रहा है, बाकी लॉजिक 0 से कनेक्टेड है, लॉजिक 0 से कनेक्टेड है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा इंप्लीमेंट हो गया। अगला है इंप्लीमेंट द गिवन फंक्शन यूजिंग 8x1 मार्क्स। तो मैंने फिर बताया कि अगर 8x1 मार्क्स में कितने होते हैं, 3 सिलेक्शन लाइन, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कितने हो गए, 4, तो हमें क्या करना पड़ता है, वही एक को इनपुट लेना पड़ता है, एक को लो या 2 को लो, जितने बचेंगे उतने इनपुट्स लेने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो है कितने थे सिलेक्शन लाइन्स, 2 थे सिलेक्शन लाइन, लेकिन वेरिएबल कितने थे, 3 थे एक्स वाई जेड। तो 3 - 2 करने पर जितने आंसर आया उसको इनपुट ले लेना। 1 आंसर आया तो z कोई भी एक वेरिएबल z जो है वो इनपुट रहेगा। मान लो यहाँ पे आंसर 2 आता तो कुछ भी z या कोई भी एक और वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए a और b, तो a और b को आपको सिलेक्शन ले लेना पड़ता है इस तरीके से। ठीक है, ये होता है कंसेप्ट। नाउ इंप्लीमेंट द गिवन फंक्शन यूजिंग 8x1 मार्क्स। ठीक है, तो अब इससे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने WXY को क्या ले लिया, एज इनपुट ले लिया, एज सिलेक्शन लाइन ले लिया। ठीक है, या XY W को हमने एज इनपुट लाइन ले लिया, और Z जो बचा वो हमारा क्या हो गया, एज इनपुट लाइन एक्ट कर रहा है। तो अगेन वही हो जाएगा, यहाँ पे भी अब 3 के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, 0 0 0, तो 0 0 0 पर तीनों पे बार। ठीक है, अगेन 0 0 तीनों पे बार। अब क्या होगा कि 0 0 1 आएगा तो 0 0 1। ठीक है, अब आएगा 0 1 0, तो 0 1 0 पर 0 1 0 हो गया। ठीक है, अब हमारा कॉम्बिनेशन आएगा 0 1 1 का, 0 XY Z 0 1 1 का, मतलब ये हो जाएगा। अब आएगा 0 1 1, अब आएगा 1 0 0, तो XY Z पे दोनों पे बार। ठीक है, XYZ। अब आएगा 1 0 0 हो गया, अब आएगा हमारे पास 1 0 1, तो दैट विल बी XYZ, और 1 0 1 पे होता है ये। ठीक है, नाउ XYZ। अब आएगा 1 1 0, तो 1 1 0 पर Z हमारा बार लग जाएगा, और इसके बाद आएगा 1 1 1, 1 1 1 पे कोई भी बार नहीं लगेगा, XYZ आ जाएगा। अब इसके कॉम्बिनेशन देख लीजिए, तो x बार y बार z बार, यहाँ पे z बार नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा w, क्योंकि हमने XYW लिया हुआ है ना सिलेक्शन, भाई हमने XYW को ही तो लिया हुआ है, तो z तो इनपुट की तरह एक्ट कर रहा है, z को हमने इधर लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हमारा इस तरीके से लिख दिया जाएगा। अब देखिए ये हमारा ये हो गया। अब देखिए x बार y बार w बार, तो ये हमारा हो जाएगा x बार y बार w बार और z बार, तो ये मिलके क्या बना देंगे। और मुझे वैसे इसको इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए, मुझे इसको करेक्ट जो इसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो मुझे इसको इस तरीके से लिखना चाहिए। ये इसको कट कर दीजिए और इसको आप इस तरीके से लिखिए कि ये, अब मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसको इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। अब जिस ऑर्डर में है ये, तो W X Y Z तीनों पे बार। ठीक है, Z तो हमारा इधर ही रह गया। ठीक है, अब इधर W X Y जिस ऑर्डर में इधर होगा उसी ऑर्डर में आप इधर भी लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा स्पेस नहीं था, मैंने इसलिए इस तरफ लिख दिया है। तो Y बार X बार Y X W, पहले मैं सब में लिख लूँ, Y X W Y X W Y X W Y X W। ठीक है, और कितने हैं, अब हमारे पास इधर डबल बार, इधर बार आ गया है, इधर बार है, फिर इसके बाद इधर बार है, फिर इधर बार, फिर अगेन कॉम्प्लीमेंट इसका, और फिर आएगा W X Y, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जब मैं इसको और इसको देखूंगा तो W बार X बार Y बार Z बार सब पे 0 आ जाएगा। भाई सबका अगर मैं काउंटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो 0 0 0 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें और इसमें W बार X बार Y बार Z, तो मतलब 0 0 0 1, और 0 0 1 किसका होता है, डेसिमल में 1 होता है, तो 1 आ गया। इस तरीके से सबका आप इसी तरीके से लिख देंगे। अब मान लीजिए किसी भी एक वैल्यू को चेक कर ले रहा हूँ, मान लीजिए मैंने 9 का चेक कर लिया, तो 9 के लिए क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये वाला। ठीक है, तो इसका मैं इसके साथ कर ले रहा हूँ, तो W X बार Y बार Z 1 0 0 1 9 का होता है, तो 9 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए जो हमें हाई चाहिए था, 0 3 7 9 10 11 15, 0 3 7 9 10 11 15 पे हमने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कौन सा हाई है, 0 पर सर्कल है तो उसके करस्पॉन्डिंग लिख दिया Z बार। यहाँ पे कौन सा सर्कल है, 3 पे है, दैट इज Z लिख दिया। यहाँ पे कोई नहीं है तो 0 लिख दिया।
यहाँ पे 7 था तो Z, 9 था तो Z, 11 और 10 दोनों है तो 1 लिखेंगे, कोई भी नहीं होता है तो 0 लिख दिया, और 15 है तो यहाँ पे 15 के करस्पॉन्डिंग है Z की करस्पॉन्डिंग Z लिख दिया, और इसको नाम दे दिया I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। और यही आप 8x1 से आप इंप्लीमेंट कर दोगे, जहाँ पे Z आपका इनपुट की तरह एक्ट करेगा और WXY क्या हो जाएंगी, सिलेक्शन लाइन्स हो जाएंगी। क्लियर है? तो अब आप देख लीजिए कि हमारे पास ये 8x1 मार्क्स है, जहाँ पे XYZ हमने इनपुट लाइन्स ले ली है, ठीक है, वो सॉरी XYW आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ हमारा ये Z है, ठीक है, और इसे लिखेंगे भी उसी ऑर्डर में, यहाँ पे भी मैंने मिस्टेक करी है, यहाँ पे आप इसे W, X और Y इसी ऑर्डर में लिखेंगे जिस ऑर्डर में आपने सिलेक्शन लाइन्स जो आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो Z दिया हुआ है, Z भी आपको वही आप इनपुट निकालेंगे, नॉट निकालेंगे तो जहाँ जहाँ पे बार था उससे बार से कनेक्ट करेंगे, और जो हमारा I5 था वो हमारा 1 से कनेक्ट तो 1 से हो गया, I2 और I6 हमारे 0 से कनेक्ट है तो हमने 0 से कनेक्ट कर दिया, बाकी को जो भी हमारे Z के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल कनेक्टेड है उस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब इसका थर्ड वाला पार्ट बिल्कुल सिंपल सा है, उसी तरीके से करेंगे, इंप्लीमेंट द गिवन फंक्शन यूजिंग 8x1 मार्क्स, लेकिन यहाँ पे हमें फंक्शन सिग्मा की फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। तो आपको पता है कि जब हमें सिग्मा की फॉर्म में नहीं दिया हो तो वो कौन सा फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पार्ट है जो हमने यूनिट नंबर 4 में कवर करा था फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो अगर वो नहीं पता है तो आप यहाँ से समझ लीजिए कि अगर आपको स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है एक्सप्रेशन को, क्योंकि कैसे पता लगेगा कि स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म है या नहीं, तो ये देख लीजिए कि ABCD अगर इधर दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए कि ABC कोई एक टर्म मिसिंग होगा, देखिए C मिसिंग है, B मिसिंग है, A मिसिंग है, इसलिए कोई भी एक टर्म अगर मिसिंग है तो वो स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जो भी टर्म मिसिंग होता है जिस भी टर्म में से, जो भी टर्म मिसिंग होता है जिस भी टर्म में से, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें C मिसिंग है तो C प्लस C बार ऐड करते हैं, उसका वो जो है हम कहेंगे उस कांस्टेंट को या उस वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ उसको ऐड करते हैं और उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे के साथ। जैसे कि C प्लस C बार का हमने ऐड मतलब जो है इसका डॉट कर दिया इन सब के साथ, C प्लस C बार पहले तो एक दूसरे को ऐड करा और फिर इसका डॉट कर दिया इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ। सिमिलरली ACD में क्या मिसिंग है, B मिसिंग है तो B प्लस B बार का डॉट हो गया इन सब के साथ, ठीक है। यही इस तरीके से चलता है, फिर मल्टीप्लाई करके इन सबको लिखेंगे। अब इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिख दीजिए, सिग्मा एम में इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है 0 1 1 0, 0 1 1 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा 6 को, तो 6 लिख दिया। इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा 0 1 0 0 4 आ जाएगा, 1 1 1 1 15 आ जाएगा, 1 ठीक है। इसको क्या आ जाएगा 1 0 1 1 1 0 1 1 किसका होता है बताइए, 1 0 1 1 दैट इज 1 2 4 8 दैट इज 8 और 2 10 और 11 11 के करस्पॉन्डिंग हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए A बार B बार C D, अब ये दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो गए तो हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि भाई ये हमारा लॉ भी होता है कि अगर A प्लस A 2 बार लिख दिया तो इसको मैं एक बार लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा लॉ भी होता है, लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा, ये सब यूनिट नंबर 4 में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, ठीक है, फर्स्ट ईयर की है ये, तो वहाँ से कवर्ड है। अब देखिए A बार B बार C D, A बार B बार C D मतलब 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 दैट इज़ 3, तो 3 भी हमने इसमें लिखा हुआ है। इसको देखिए 0 1 0 1 दैट इज़ 5 5 भी हमने लिखा हुआ है, और ये है हमारा 0 0 0 1 दैट इज़ ये क्या हो जाएगा हमारा 0 0 0 0 0 0 ऑल 0 एंड 1, ऑल 0 एंड 1 विल रिप्रेजेंट 1, तो यहाँ पे हमने 1 भी लिख दिया, देखिए 1 भी लिख दिया है। और रीअरेंजिंग में रीअरेंजिंग क्यों करी, इससे छोटे से बड़े की तरफ हम लिखेंगे, सिग्मा में ऐसी तो लिखा होता है तो इस तरीके से लिख दिया है। अब बाकी में आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास कितने इनपुट्स हैं, ABCD 4 इनपुट्स हैं, तो किन्हीं भी 3 को आपको सेक्शन लाइन लेना है, एक को इनपुट ले लीजिए, तो मान लीजिए आपने ABC को इनपुट ले लिया है और D को आपने क्या करा, D को आपने एज इनपुट लाइन ले लिया, तो D बार और D हो जाएगा, भाई D बार और D हो जाएगा क्योंकि D का कॉम्बिनेशन क्या होता है 0 1, और बाकी इधर तो हमारा वही चलेगा A बार B बार C बार, इस तरीके से सभी के लिखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 1 2 3 जहाँ जहाँ पे सर्कल करना है वहाँ पे सर्कल करके उसके करस्पॉन्डिंग टर्म निकाल लेना, नाम दे देना I0 I1 I2 I3, वही करेंगे जो अभी तक मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। बाकी इस तरीके से ये हमारा काम हो जाएगा। और देखिए यही मैंने यहाँ पे 8x1 से इंप्लीमेंट कर दिया, ABC को सिलेक्शन ले लिया, जहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग आ रहा है उसके कर दिया, यहाँ पे D लिख दिया, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको ये चीज़, ये टॉपिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइनिंग अ हायर ऑर्डर मक्स यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स। तो आप हायर ऑर्डर मक्स को कैसे लोअर ऑर्डर मक्स से डिजाइन कर सकते हो, तो बहुत सिंपल सा सवाल आता है और एक बार में बता दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपली हो जाता है। ट्रिक होती है इसकी, जो इसकी हाईएस्ट वैल्यू है और जो इसकी हाईएस्ट वैल्यू है डिवाइड कर दीजिए, 4/2 कितना होता है 2, अब जो 2 आंसर आ रहा था 4/2 से जो 2 आंसर आ रहा है उसको फिर से रखा और डिवाइड कर दिया इस 2 से, जो ये वाला 2 चल रहा है, ठीक है। तो डिवीजन में हमेशा इसका ऑर्डर चलेगा जिसको यूज़ करके बनाना है, ठीक है। तो 2/2 1 आ गया, जैसे ही 1 आ गया अब रुक जाना है, तो 2 + 1 3 2x1 के मक्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसको डिज़ाइन करना है तो अब पहले लेवल में 2 कनेक्ट कर देना, अगले लेवल में 1 कनेक्ट कर देना। तो देखो 2x1 में एक लेवल मैंने ये कनेक्ट कर दिया, एक लेवल मैंने ये कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने दिया I0 I1 I2 I3 और एक सिलेक्शन लाइन होगी तो S0 आ गया, ठीक है। अब 4 इनपुट हैं तो यहाँ से कन्फर्म हो गया, देखो 4x1 इम्प्लीमेंट हो रहा है, 4 इनपुट्स हो गए और एक आउटपुट मिलेगा। तो देखो अब इसका आउटपुट जाएगा इधर ही, इसका एक आउटपुट निकलेगा, अब इसका आउटपुट जाएगा दूसरे वाले मक्स में क्योंकि इधर हमें एक रिक्वायरमेंट है, तो एक हमने इधर मक्स बना दिया, S1 इसकी सिलेक्शन लाइन ले दी,
क्योंकि इसकी S0 लिया तो इसकी S1 लेंगे, इसके अगले वाले की S2 लेंगे, ठीक है। और इसमें I0, I1, I2, I3 एक लेवल पे आप इस तरीके से नेमिंग देंगे, अगले लेवल में I0, I1 नेमिंग दे देंगे। और जब इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, S0 बार I0, S0 I1, इसी तो लिखोगे भाई, यही तो अभी मैंने आपको दिखाया था 2x1 का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। और बाकी जो y में एक्सप्रेशन मिलेगा वो कैसे मिलेगा, जब S1 बार है तो मेरा I0 सेलेक्ट होगा, और I0 के करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन कौन सा है, ये पूरा। तो देखिए मैंने वही लिख दिया, S1 बार I0 प्लस S1 I1, तो S1 तो बार ऐसे ही आ गया, I0 के करस्पॉन्डिंग पूरा एक्सप्रेशन कौन सा है, ये वाला। तो ये पूरा एक्सप्रेशन लिख के आएंगे एग्जाम में। इस तरीके से हमारा डिजाइन होगा। अगला है डिजाइन 8x1 मार्क्स यूजिंग 2x1 मार्क्स। फिर वही करना है, 8 को डिवाइड कर दो 2 से, जो आंसर आया 4, अब 4 को फिर से लिखो, 4 डिवाइड बाई 2 करो, जो आंसर आया फिर से 2, फिर 2 को डिवाइड करो 2 से, अब 1 आ गया। अब रुक जाओ, अब यहाँ पे कितने हैं, 4, इसका आंसर आया 2, इसका आंसर आया 1, मतलब टोटल 7 मार्क्स रिक्वायरमेंट है 2x1 के। 8x1 को इंप्लीमेंट करने के लिए दूसरी चीज़, पहले लेवल पे 4 आएंगे, दूसरे लेवल पे 2 आएंगे, और तीसरे लेवल पे 1 आएगा। तो देखो वही मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट भी करा है कि पहले लेवल पे 4 2x1 आ गए, फिर 2 2x1 आ गए। और ध्यान रखिएगा कि मक्स के अंदर इंपॉर्टेंट होता है उसका ऑर्डर मेंशन करना, अदरवाइज एग्जामिनर काट देगा। वो आपको तो पता, उससे तो दिख जाएगा कि हाँ भाई 2x1 है, लेकिन आपको उसे मेंशन कराने की जरूरत है कि वो कौन सा मक्स है। तो 2x1 मक्स आपने लिख दिया, ठीक है, सब पे लिख दिया, पहले पे 4, फिर 2 और फिर 1। अब इसका आउटपुट आपको पता है कि एक सिलेक्शन लाइन होगी S0। अब इसका आउटपुट जब S0 बार होगा तो I0 सेलेक्ट होगा, S0 होगा तो I1 सेलेक्ट होगा, सिमिलरली S0 बार होगा तो I2 सेलेक्ट होगा, S0 होगा तो I3 सेलेक्ट होगा। वही काम चल रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स आपको लिख देनी है। अब इससे आपको इसका आउटपुट लेना है, फिर इसका आउटपुट लेना है। 2x1 है तो 2 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट निकलेगा, तो एक आउटपुट से फिर आपने निकाल दिया, और 2x1 से ये आपका एक आउटपुट आ गया। तो 8x1 से आपने जो है 8x1 को आपने इंप्लीमेंट करना सीख लिया। 2x1 से सबके करस्पॉन्डिंग आपने एक्सप्रेशन लिख दिए हैं, और इस तरीके से हमारा जो है इसका पूरा जो है y का एक्सप्रेशन जो है हमारा वो बन जाएगा। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हमारा डिज़ाइन होगा 16x1 यूजिंग 4x1, और 4x1 में 16 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, और 4 डिवाइड बाई 4 1 आ गया, रुक जाओ, 4 + 1 5, मतलब पहले में 4 चाहिए होंगे, दूसरे में 1 चाहिए होगा। तो पहले 4 हमने 4x1 में लगा दिए, और 4x1 में कितनी सिलेक्शन लाइन होगी, S1 S0, तो हमने इन सबका S1 S0 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और हमारे इनपुट्स कितने हो गए, 16 इनपुट्स हो गए, ठीक है। 16 इनपुट्स हो गए तो यह क्या हो जाएगा हमारा, S1 बार S0 बार पे क्या सिलेक्ट होगा, I0, S1 बार S0 पर क्या सिलेक्ट होगा, I1, वही वाला कॉम्बिनेशन चल रहा है 0 0 0 1, ठीक है, 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। वही वाले कॉम्बिनेशन हमने इसका लिख दिया, सिमिलरली इसका लिख दिया, इसका लिख दिया, इसका लिख दिया, और यही काम हम इधर भी करेंगे। फिर अगले वाले जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा उसके लिए भी, ठीक है, अगले वाले बॉक्स के लिए भी। अब यहाँ पे आप S1 S0 भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे S2 S3 दे रहे हो, ठीक है। तो बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब इस तरीके से हमने इंप्लीमेंट कर दिया, आपको पता है 4 इनपुट आएंगे तो 4 इनपुट आ गए सबसे एक एक, और ये हमारा एक आउटपुट इसने जनरेट कर दिया y, और ये हमारा डिज़ाइन हो गया 16x1 यूजिंग 4x1 मार्क्स, ठीक है। एक्सप्रेशन सबके लिख दीजिएगा, y का सबका एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। फॉर द गिवन मक्स नेटवर्क, एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा मक्स का, और इसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। फॉर द गिवन मक्स नेटवर्क फाइंड द आउटपुट z। अब इसमें कैसे करेंगे, तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी 4x1 का मक्स है, जिसमें हमारे पास I0 I1 I2 I3 4 इनपुट्स दिए हुए हैं। C बार से हमारा ये I3 I2 कनेक्टेड है, और I1 I0 हमारा C से कनेक्टेड है। A और B हमारी 2 सिलेक्शन लाइन है। अब हमें पता है A और B की 2 सिलेक्शन लाइन है, तो A और B के लिए ट्रुथ टेबल बनेगी 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। और y में कौन सा सिलेक्ट होगा, कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम रजिस्टर, तो देखो I0 पे पहले हमें पता है कि हमेशा, अब मैं I0 ऊपर से चालू करूँ या I0 नीचे से, हमेशा I0 से चलेगा। तो I0 के लिए कौन सा, तो पहले 0 0 पे कौन सा सिलेक्ट होगा, C सिलेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। ध्यान ही रखना है, ऐसा नहीं है कि आप ऊपर वाले से लेके चल रहे हैं कि भाई I3 वाला पहले लिख देंगे। तो 0 0 पर ये वाला सेट होगा, 0 1 पर I1 वाला सेट होगा C, अगेन I2 में कौन सा सिलेक्ट हो जाएगा, दैट इज 1 0 पर C बार, और I3 पे C बार, ठीक है, C बार सेलेक्ट हो जाएगा। तो Z इक्वल्स टू आ गया A बार B बार C बार। तो अब देखो, अब मैं जब मैं Z का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो A बार B बार पे कौन सा सेलेक्ट हुआ, C सेलेक्ट हुआ, तो ये लिख दिया A बार B C, A B बार C बार, ठीक है। वही एक्सप्रेशन हमने लिख दिए सबके करस्पॉन्डिंग, और A B C बार, ठीक है। फिर एडिशन सॉल्व कर लिया है, तो A C कॉमन ले लिया इसमें से, तो यहाँ B बार प्लस B बन गया जो 1 बन जाएगा। यहाँ से A C बार कॉमन ले लिया तो B प्लस B बार बन जाएगा, और A बार C प्लस A C बार, ये किसका एक्सप्रेशन होता है, A X और C का। तो ये इसका आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमसे इसी में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिकोडर्स। डिकोडर क्या होते हैं, तो डिकोडर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट होता है, डिकोडर कोई भी एक ऐसा हमारा एलिमेंट होता है, या हमारी आप कह सकते हैं एक लॉजिकल सर्किट होती है, या एक कॉम्बिनेशन सर्किट होती है, ठीक है, दैट कन्वर्ट द इनपुट कोड वर्ड इनटू द आउटपुट कोड वर्ड, दैट कन्वर्ट, और वी कैन से दैट कन्वर्ट द कोडेड इनपुट इनटू द कोडेड आउटपुट। ईच कोड वर्ड जो है प्रोड्यूस करता है डिफरेंट आउटपुट कोड वर्ड का, ठीक है। अ डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट दैट कन्वर्ट्स द बाइनरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम m इनपुट लाइन्स टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 की पावर m यूनिक आउटपुट लाइन्स, ठीक है। इसमें m इनपुट लाइन्स होंगी तो 2 की पावर m यूनिक आउटपुट लाइन्स का आपको आउटपुट मिलेगा। डिकोडर एक ऐसी कॉम्बिनेशन सर्किट होती है, ठीक है, जो बाइनरी इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करती है फ्रॉम m इनपुट लाइन इनटू द मैक्सिमम 2 की पावर m यूनिक आउटपुट लाइन्स में, ठीक है। नाउ डिजाइन अ 3x8 लाइन डिकोडर। तो इसमें आपके पास सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनेगी,
ठीक है। अब 3x8 लाइन डिकोडर को आपको डिजाइन करना है, तो ट्रुथ टेबल में क्या बनेगा, इनपुट बनेंगे। अब 3 के लिए कितने इनपुट्स होंगे, एक्स वाई जेड के 8 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे भाई, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, ठीक है। तो 8 तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0, इस तरीके से आपने सबको 7 तक लिख दिया, 1 1 तक। अब आपको पता है कि जब सब जीरो हैं तो पहला डी नॉट वाला सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट्स 8 हैं, तो डी नॉट D1 D2 D3 टिल D7 आपने नाम दे दिया। तो पहला जीरो, हर जीरो के लिए 1 सेलेक्ट हो जाएगा, जीरो वाला सेलेक्ट हो जाएगा। 0 0 1 किसके करस्पॉन्डिंग होता है, 1 होता है डेसिमल इसका, और तो D1 वाला सेलेक्ट हो गया, बाकी सब जीरो हो गए। यही काम आपको सबके लिए कर देना है, ठीक है। और बाकी इसका पूरा देखने के लिए तो नोट्स आप एक्सेस कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से जो चीज़ मुझे आपको दूसरी चीज़ समझानी वो ये है कि डी नोट का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे। जब डी नोट हाई है तो क्या लिखोगे, एक्स बार वाई बार जेड बार। D1 के लिए एक्स बार वाई बार जेड, इसके लिए D2 के लिए एक्स बार वाई जेड, फिर इस वन के लिए एक्स बार वाई जेड। क्लियर है, इस तरीके सबके लिए लिख देना है, डी नॉट से लेकर D7। तो देखिए मैंने डी नॉट से लेकर D7 सबके लिए एक्सप्रेशन लिख दिया, और इसको बाद में इंप्लीमेंट कर दिया एक्स वाई जेड को, और सबकी पिंस निकाल के मैंने डी नॉट एंड गेट लगा दिया। तो इससे देखो एक्स बार वाई बार जेड से मुझे क्या मिल गया, डी नॉट। तो मैंने एक्स बार लिया, वाई बार लिया, जेड बार लिया, एंड करा इसका क्योंकि डॉट हुआ है तीनों का, और फिर इससे हमें क्या मिल गया, डी नॉट। इस तरीके से सबको आपको इंप्लीमेंट कर लेना है टिल D7। अब लास्ट में आ रहा है डिज़ाइन 2 to 4 लाइन डिकोडर। सही भी है, क्योंकि 2 की पावर m अगर इसमें इनपुट लाइन्स होंगी तो 2 की पावर m जो है इसमें क्या हो जाएंगी, आउटपुट लाइन। तो 2 की पावर 2 इज़ 4, ठीक है। तो विद इनेबल इनपुट एंड नैंड गेट्स, विद इनेबल इनपुट एंड नैंड गेट। अब इनेबल इनपुट इसमें मान लो इनेबल इनपुट है ए बी, तो इनेबल इनपुट जब 1 होगा तो A क्रॉस B का कोई कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, D1 D2 D3 D4 सब हाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और इनेबल इनपुट जब 0 है तभी काम करना नहीं चालू करेगा, 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1, ठीक है। और अब देखिए जब 0 0 है तो D1 वाला हमारा 0 हो गया, बाकी सब 1 है, यहाँ अपोजिट चलता है, ठीक है, इनेबल इनपुट्स वाले में, ठीक है। क्या हुआ है, हमने जब इनेबल हमारा 1 है और ए बी हमारे क्रॉस क्रॉस हैं, तो D0 D1 D2 D3 D4 में सब हाई हैं। और जब इनेबल हमारा 0 हुआ, अब ये ए बी की कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ए बी में हमारा 0 0 है तो D1 वाला 0 हो गया। सिमिलरली जब 0 0 1 था तो हमारा D2 वाला 0 हो गया, जब 0 1 0 था तो हमारा D3 हमारा क्या हो गया, D3 हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा D3 वाला 0 हो जाएगा। और जब हमारे पास 1 1 का कॉम्बिनेशन था तो D4 हमारा 0 हो जाएगा, बाकी सब हाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिजाइन 2 to 4 लाइन डिकोडर विद इनेबल इनपुट एंड नैंड गेट्स। अब आपने क्या करा, इनेबल इनपुट दिया, ए दिया, बी दिया, और इन सब की जो है पिंस निकाली हैं, और इससे आपको मिल गया D1 बार, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा क्योंकि नैंड गेट्स इंप्लीमेंट करा तो नैंड गेट्स आपको मिल गया ई बार, ए बार, बी बार, क्योंकि तीनों 0 थे इसलिए हमें D1 मिल गया। और ई तो हमेशा ही 0 पे ही काम कर रहा है, तो अगर आप ई बनाओ ना बनाओ या डायरेक्टली एंड नॉट इसका बना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब ई बार, ए बार, और ये बी से हमें मिला था D2, ठीक है। बी से क्या मिला था, D2 मिला था, तो इस तरीके से आपको D4 के लिए इंप्लीमेंट कर देना है। इसमें भी यही क्वेश्चन आता है जैसे कि डिजाइनिंग ऑफ मक्स के लिए आया था, डिजाइनिंग ऑफ हायर ऑर्डर मक्स यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स, डिजाइन हायर ऑर्डर डिकोडर यूजिंग लोअर ऑर्डर डिकोडर। तो 3 to 8 लाइन डिकोडर को आपको बनाना है यूजिंग द 2 to 4 लाइन डिकोडर। तो कैसे बनाएंगे, मान लीजिए फिर से समझो कि अगर इधर 1 है, ठीक है, इधर हमारा 1 है, तो देखिए समझते हैं डिजाइनिंग ऑफ द हायर ऑर्डर डिकोडर यूजिंग लोअर ऑर्डर डिकोडर। तो इसमें क्या है, 3 to 8 लाइन डिकोडर को आपको बनाना है 2 to 4 लाइन डिकोडर से। तो इसमें क्या करा हमने कि हमने 2 2x4 के डिकोडर ले लिया और उसको 3x8 से हमने 3x8 बना दिया। उससे 3x8 बना दिया मतलब कि हमें क्या हुआ कि 8 हमारे पास आउटपुट आ गए। तो देखो D0 से D3 और D4 से D7 8 आउटपुट आ गए। क्लियर हो गया, सबको आप ऐड करेंगे तो D0 से D3 कितने हो गए 4, और D4 से D7 8 4 हो गए। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि मैंने ट्रुथ टेबल बना ली कि BC कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, और सिमिलरली फिर से बनेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। अब क्या होगा कि जो मेरा A है, तो जब मेरा A 1 है, A जब या पहले मैं कंसिडर कर रहा हूँ A जब 0 है, A जब 0 है, ये देखिए A 4 वैल्यू के लिए 0 है पहले, तो A अगर 0 है तो कौन सा सिलेक्ट होगा देखते हैं। अगर A 0 है तो इधर 1 चला जाएगा, और 1 इनेबल पे ये काम ही नहीं करता है डिकोडर, तो रोक दीजिए। अब फिर से आइए, अगर इधर क्या था 0 था, लेकिन इधर भी तो इधर 0 जाएगा, इधर पूरा 0 जाएगा, इसमें कोई बार नहीं लगेगा, तो इधर 0 पे ये वाला एक्टिव हो जाएगा और हमें आउटपुट मिल जाएंगे D4 से D7 के लिए। सिमिलरली जब 1 हो जाएगा ये, तो 1 पे इधर 0 होगा, इधर 1 होगा, तो ये वाला नॉट एक्टिव होगा, ये वाला एक्टिव स्टेट में आ जाएगा, और ये एक्टिव स्टेट में D0 से D3 के लिए आउटपुट हमें दे देगा। आ गई क्लियर? तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं 4 to 16 लाइन डिकोडर। तो 4 to 16 में भी फिर से वही होगा, 3x8 से अगर बनाना है तो एक हमारा इनेबल लाइन हो जाएगी, बाकी 3x8 में वही है, ठीक है, हमारा इनपुट्स चलेंगे, ठीक है। और 4 to 16 में हमें 4 to 16 जो है हमारा डिकोडर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। D0 से D7 इधर आउटपुट मिलेगा, D8 से D15 हमारे इधर आउटपुट मिलेगा, और हमें जो 4 to 16 लाइन डिकोडर जो है वो हमें बन जाएगा। एक चीज़ बस और सीख लीजिए, इंप्लीमेंटिंग एनी बुलियन फंक्शन यूजिंग डिकोडर से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो अगर F1 दिया हुआ है तो F1 को अगर आपको 3x8 से बनाना है और आपको दिया हुआ है सिग्मा में एक्सप्रेशन, तो 3x8 से डायरेक्टली आप बना सकते हो, क्योंकि 3x8 का है, 3 इसमें हमारे पास इनपुट्स हैं और 3 ही हमारे पास इधर भी हैं वेरिएबल्स, तो बहुत आसान रहता है। ABC सिग्मा 034 अगर दिया हुआ है तो 034 जब सिग्मा दिया हुआ है तो उसे आप और से कनेक्ट करेंगे, और जब पाई दिया हुआ है तो उसे एंड से कनेक्ट करेंगे, सिग्मा को और से, पाई को एंड से। तो देखिए सिग्मा वाला पिन मैंने ले ली, तो 0 1
0, 3 और 4 की पिन जो मैंने ली है वो मैंने और से कनेक्ट कर दी और इससे F1 निकाल दिया। सिमिलरली F2 में भी सिग्मा हुआ 1 to 7 का, तो वो कर दिया। और जब F3 की बात करी तो वहाँ पे पाई था, तो पाई में मैं एंड कर दूंगा, ठीक है। या अगर मैं पाई से सिग्मा में कन्वर्ट करूँगा तो कैसे कर सकता हूँ, जो वैल्यूज़ रह गई इन 3 वेरिएबल के के मैप में वो मैं इधर इंक्लूड कर दूँ और उसको सिग्मा में लिख दूँ। ऐसे ही तो लिखते थे हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जब हमने पढ़ा था, तो वहाँ से हम ये इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंप्लीमेंटिंग द फुल एडर यूजिंग 3x8 डिकोडर। अब फुल एडर का एक्सप्रेशन क्या होता है, फुल एडर का अगर आप वो देखेंगे के मैप, तो के मैप के करस्पॉन्डिंग आपको सिग्मा की वैल्यू लिख देनी है कि कहाँ कहाँ पे वो हाई था, जहाँ पे हाई था उसके करस्पॉन्डिंग के मैप के बॉक्स नंबर की वैल्यू आपको सिग्मा के अंदर लिख देनी है, वहाँ से आपका सम आ जाएगा। और सम को अब आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं 3x8 डिकोडर से पिन निकाल के। क्लियर है, सिंपल है, ये छोटा सा आपका होमवर्क ही हो गया, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एनकोडर। एनकोडर क्या होता है, तो एनकोडर इज अ डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म द अपोजिट ऑपरेशन दैट टू दैट ऑफ द डिकोडर। तो अगर वहाँ पे हमारे पास n इनपुट लाइंस थी और 2 की पावर m आउटपुट लाइंस थी, या आउटपुट हम कह सकते हैं वर्ड था हमारे पास, कोई भी कोड इनपुट इनटू कोड आउटपुट कन्वर्ट कर रहा था, तो यहाँ पे वो 2 की पावर n इसमें इनपुट लाइंस होंगी और n आउटपुट लाइंस होंगी। दैट इज अगर हम ऑक्टल टू बाइनरी बना रहे हैं तो ऑक्टल में हमारे पास D0 से लेकर D7 हो जाएगा, ठीक है। और आउटपुट में हमारे पास XYZ हो जाएंगे। तो जो हमारी D0 वाली पिन हाई है तो XYZ सब जीरो है, जब D1 हाई है तो जस्ट अपोजिट है, जैसे कि वहाँ पे 3x8 था, तो जस्ट उसकी अपोजिट टेबल एक तरीके से बन गई है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देख लेना है कि X कहाँ पे हाई है, तो X हाई है हमारा, ये देखिए ये D4 पे हाई है, और X कहाँ पे हाई है ये, और ये हाई है D5 पे, फिर ये हाई है D6 पे, और ये हाई हमारा D7 पे, ठीक है। इस तरीके से तो हमने ये X का एक्सप्रेशन लिख दिया D4 D5 D6 D7। इस तरीके से Y का भी लिखेंगे, तो Y पे ये दोनों वन पे हाई है, दैट इज D2 पे हाई है, फिर ये वाला वन ये D3 पे हाई है, ठीक है। अगेन ये वाला वन अगर हम देखेंगे तो ये वाला वन हमारा किस पे हाई है, ये इस पे D6 पे, ये वाला वन इस वाले पे D7 पे, ठीक है। तो वही हमने वही लिख दिया है कि D2 D3 D6 D2 D3 D6 D7, और इसका लॉजिक डायग्राम बना दिया, इंप्लीमेंट कर दिया है। D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 पिन्स बनाई हैं और इनसे डायरेक्टली एडिशन करके इनका और गेट लगा के इनका एडिशन करके हमने XYZ इनपुट्स आउटपुट जो है वो हमें मिल गए। ये हो गया ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। अब कुछ लिमिटेशंस थे एनकोडर के साथ, इसलिए हमने बनाया प्रायोरिटी एनकोडर। अब क्यों बनाया, तो पहले समझते हैं एनकोडर के बारे में। तो एनकोडर डिफाइंड अबव हैज लिमिटेशन दैट ओनली वन इनपुट कैन बी एक्टिव एट एनी गिवन टाइम। सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट एक्टिव हो रहा था। इफ टू इनपुट्स आर एक्टिव साइमल्टेनियसली द आउटपुट प्रोड्यूस एन अनडिफाइंड कॉम्बिनेशन। इनके कहने का मतलब था कि अगर इनपुट में अगर मैं दो पिन्स को एक्टिव कर दूं, मान लीजिए मैंने D0 और D1 दोनों को हाई कर दिया, तो आंसर D0 के करस्पॉन्डिंग 000 नहीं आएगा, वो एक अनडिफाइंड कॉम्बिनेशन आएगा और जो मुझे नहीं पता वो क्या आने वाला है, ठीक है। तो इस एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने के लिए एक एनकोडर ने अपनी एक इनपुट प्रायोरिटी जो है वो स्टैब्लिश कर ली, जिसके अनुसार क्या हुआ, जिसके अनुसार ये हुआ कि जो हमारा मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट होगा, जो भी हमारे जैसे कि D0 और D1 में कौन सा हाईएस्ट है, D1 अगर हाईएस्ट है तो D1 का जो हमें आउटपुट है वही मिलेगा, हमें जो है आउटपुट मिल जाएगा, D1 का करस्पॉन्डिंग जो है वो हमें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। ओनली वन इनपुट इज एनकोडेड, ठीक है। तो एंड टू एस्टैब्लिश मस्ट एस्टैब्लिश इनपुट प्रायोरिटी टू इंश्योर दैट ओनली वन इनपुट इज एनकोडेड एट एनी गिवन टाइम। क्लियर है। अ हायर प्रायोरिटी इज असाइन्ड टू द हायर सबस्क्रिप्ट इफ D3 एंड D5 बोथ आर एक्टिव साइमल्टेनियसली, देन आउटपुट विल बी 101, दैट इज D5 इज हैविंग हायर प्रायोरिटी। तो D5 को जो है वही हमें आउटपुट मिल जाएगा उसका, ठीक है। अनदर एम्बिग्यूटी जो यहाँ पे इसमें थी कि ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर में, कि अगर हम आउटपुट में हम विद ऑल जीरोज इज जनरेटेड विद ऑल द इनपुट एज जीरो, मतलब हमने क्या करा, हमने इनपुट में D0 को 1 रखा था और बाकी सबको 0 रखा था, तो हमें XYZ क्या मिल रहा था, 0 0 0 मिल रहा था। तो इस पॉइंट से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम सबको 0 रख दें, D0 D1 D2 D3 से लेकर D7 तक सबको 0 रख दें, तो भी हमें XYZ 0 0 0 जनरेट कर रहा था। मतलब सेम इनपुट्स के लिए या डिफरेंट इनपुट्स के लिए वो सेम आउटपुट जनरेट कर रहा था, और जो सही चीज़ नहीं थी, तो ये एम्बिग्यूटी को भी हम रिजॉल्व करा बाय प्रोवाइडिंग वन मोर आउटपुट, ठीक है। इस एम्बिग्यूटी को हमने कैसे रिजॉल्व करा, इस एम्बिग्यूटी को हमने रिजॉल्व करा प्रायोरिटी एनकोडर में, जिसका हमने इस्तेमाल करा था वैलिड बिट का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रायोरिटी एनकोडर को। लास्ट टॉपिक है इसका ये प्रायोरिटी एनकोडर। तो 4 to 2 प्रायोरिटी एनकोडर में D0 D1 D2 D3 और ये हमारे इनपुट्स होते हैं और आउटपुट्स होते हैं, ठीक है। तो इनपुट साइड में 4 to 2 है, मतलब 4 हमारे पास इनपुट है, 2 हमारे पास आउटपुट आएंगे, जिसमें हमने D0 D1 D2 D3 ले लिया, X और Y ले लिया, V जो है वो डिपेंड कर रहा है वैलिड बिट को। अब इससे कैसे डिस्टिंग्विशन हुआ, तो जब देखो सारे जीरो हैं तो X और Y का कोई कॉम्बिनेशन नहीं था और V पे उसने 0 दे दिया। X और Y की कोई भी वैल्यू होंगी उससे उसे मतलब नहीं है, लेकिन वैलिड बिट 0 हो जाएगी। तो वैलिड बिट 0 क्या दिखा रही है, वैलिड बिट 0 ये दिखा रही है कि तुमने सारे जो इनपुट लिए थे वो सारे 0 लिए थे, ठीक है। जब हमने D0 को हाई करा तो देखो वैलिड बिट्स अब सबके लिए 1 हो गई। मतलब इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि जब सब 0 थे तभी वैलिड बिट 0 है। तो एक डिस्टिंक्शन क्रिएट हो गया ना, जो हमारे पहले हो रहा था कि अगर हम सब 0 करते हैं, जो हमारा ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर था, तो उसमें क्या हो रहा था, जब सब 0 थे, सॉरी जब हमारा एक 1 था और बाकी सब 0 थे, तब भी वो 0 0 0 प्रोड्यूस कर रहा था D0 के लिए। जब वहाँ पे D0 के लिए ये हाई था और बाकी सब 0 थे, तो भी वो 0 0 0 प्रोड्यूस करेगा, 0 0 0 प्रोड्यूस कर रहा था। और अगर हम सारे 0 करते थे तब भी वो 0 0 0 प्रोड्यूस कर रहा था, जो इस पॉइंट के अनुसार हमने बताया। तो यहाँ पे वो नहीं हो रहा है, अगर सारे 0 हैं तो वैलिड बिट 0 हो गई है, और अगर एक भी 1 है तो यहाँ पे वैलिड बिट 1 हो गई है। तो एक डिस्टिंक्शन क्रिएट हो गया ना। ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों का सेम आउटपुट आएगा,
अलग अलग आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट इनपुट्स के लिए हमारा जो है सेम आउटपुट नहीं आ रहा है, डिफरेंट आउटपुट्स आ रहे हैं। और अगर ये वाला 1 है तो हमारा इससे करस्पॉन्डिंग जो है आंसर आएगा दैट इज 0 0। 0 के करस्पॉन्डिंग क्या होता है 0 0 हो जाता है, 1 के करस्पॉन्डिंग 0 1, 2 के करस्पॉन्डिंग 1 0। तो जब ये वाला हाई है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ D2 को लेगा और D2 की प्रायोरिटी स्टैब्लिश करेगा 1 0 और D3 की स्टैब्लिश करेगा 1 1। क्लियर है, तो ये पता होना चाहिए। अब इसको पढ़ लेते हैं। तो प्रायोरिटी एनकोडर इज एन एनकोडर सर्किट दैट इंक्लूड्स द प्रायोरिटी फंक्शन। The operation of the priority encoder is such that if two or more input are equal at the same time, the input having the highest priority will take the precedence. According to the table, D3 has the highest subscript, so its priority is highest regardless of the value of the order input, other inputs, ठीक है। अब K-map अगर X का बनाना है तो देखो बहुत सिंपल सा है कि कैसे बनेगा। तो पहले हम इसी को देखते हैं कि K-map X के लिए कैसे बना हुआ है। कि अगर हम देखें तो सबसे पहले तो इनपुट क्या हो जाएंगे, पहले तो हमारे K-map के इनपुट अब हो जाएंगे हमारे पास D0 D1 D2 D3 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए तो जब सब जीरो हैं तो x को कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने डोंट केयर लगा दिया है, डोंट केयर लग गया और ये सब में लगेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वैलिड बिट में नहीं लगेगा, सिर्फ x में लगेगा क्योंकि x और y पे डोंट केयर है, सिर्फ सब जीरो हैं। देखो सारे जीरो पर डोंट केयर हो गया। अब x हाई कहाँ पे है, x हाई है यहाँ पे क्रॉस क्रॉस 1 0, मतलब लास्ट में 1 0 होना चाहिए, इधर कोई भी कॉम्बिनेशन हो। अब लास्ट में 1 0 देख लो, तो लास्ट में 1 0, लास्ट में 1 0 नहीं है, लास्ट में 1 0 1 0 देखो यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये पूरा कॉलम हाई हो जाएगा, इधर हमारी इधर की कोई भी वैल्यू हो। क्लियर है, तो इन सब पे 1 1 1 हो गया। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो अगला वाला कॉम्बिनेशन, अगले वाले कॉम्बिनेशन में यहाँ पे ये हाई है, यहाँ पे ये एक्स हाई है और यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 का कोई भी कॉम्बिनेशन लास्ट में 1 होना चाहिए। तो देखो लास्ट में 1 इधर है, लास्ट में 1 इधर है, तो इन सब पे 1 1 1 कर दो क्योंकि बाकी कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, ठीक है। तो हमने वो कर दिया। अब हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्टेट बन गए, तो हमने एक्स करस्पॉन्डिंग 2 ऑक्टेट का नाम लिख दिया। तो मान लो पहले ऑक्टेट के लिए लिख रहा हूँ, तो पहले ऑक्टेट का नाम क्या आ जाएगा, इस रो में से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, कॉलम में से कॉमन आएगा, तो बाद वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है D3 को। तो D3 आ गया मेरा पहले वाले ऑक्टेट के करस्पॉन्डिंग, इस वाले ऑक्टेट के करस्पॉन्डिंग O1 और इसको मैं नाम दिया O2। तो D3 है हमारा O1 का और ये है हमारा O2 का, ये एक्स का एक्सप्रेशन है, ठीक है। सिमिलरली जब मैं O2 को देखूंगा तो O2 में रो में तो कुछ कॉमन नहीं है, कॉलम में हमारा देखो पहला वाला 1 कॉमन है, पहला वाला 1 रिप्रेजेंट कर रहा है D2 को, तो D2 मैंने लिख दिया, D2 O2 के रिस्पेक्ट O2 का, ठीक है। सिमिलरली अब K-map फॉर y के लिए भी चेक करते हैं। देखो K-map के लिए जब y के लिए हम चेक करेंगे तो K-map y के लिए इधर क्रॉस सब सारे जीरो हैं, तो मैंने उधर डोंट केयर लगा दिया है। अब इधर 1 है, जब मेरा एक क्रॉस 1 1 0 0 कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो 1 0 0 का कॉम्बिनेशन मतलब 1 0 0 कॉम्बिनेशन, ये देखो 1 0 0 कॉम्बिनेशन, ये देखो 1 1, ठीक है। इसके अलावा तो कहीं नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। अब देखिए फिर से बाकी अब कहाँ पे 1 हाई है, यहाँ पे 1 हाई है, दैट इज जहाँ पे सब क्रॉस 1 है, लास्ट में 1 होना चाहिए बस। तो लास्ट में 1 कहाँ पे है, लास्ट में 1 इधर है, तो ये पूरी रो हाई हो जाएगी, लास्ट में 1 इधर है तो सारी पूरी रो हाई हो जाएगी। और y के करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन, तो पहले इस ऑक्टेट का लिख देना, इस क्वाड का लिख देना Q1 और फिर इस ऑक्टेट का लिख देना। तो यहाँ पे मैंने किसके करस्पॉन्डिंग लिखा है, ये मेरा है ऑक्टेट 1 का और ये है मेरा Q1 का। तो Q1 के रिस्पेक्ट में देखो क्या कॉमन है रो में 1 1 1 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है D1 को, तो D1 लिख दिया। और रो कॉलम में क्या कॉमन है, पहला वाला 0 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है D2 के बार को, तो D2 बार आ गया। सिमिलरली y का D3 आ जाएगा। सिमिलरली अब ये आ जाएगा K-map फॉर V। K-map फॉर वैलिड बिट कैसे बनाएंगे, तो अब वैलिड बिट में देखो, वैलिड बिट में 0 सारी 0 के लिए है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है कहाँ पे हाई है वैल्यू। तो कहाँ, ये तो हम इधर भी देख रहे थे एक्स और वाई में कहाँ पे हाई है, तो इसमें सब में हाई है, सब में हाई मतलब सब पे जो इसका जाएगा, सब पे इसका 1 1 आएगा, 1 1 1 1 सब पे हाई है। देखो कोई कॉम्बिनेशन नहीं छूटेगा, सिर्फ ये वाला कॉम्बिनेशन छोड़ के। तो देखो सब पे मैंने 1 1 1 1 1 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, एक हमारा ये ऑक्टेट बनेगा, एक हमारा ये ऑक्टेट बनेगा, एक ये ऑक्टेट और एक ये ऑक्टेट, इस तरीके से सारी वैल्यू कवर हो जाएंगी, ठीक है। 4 ऑक्टेट बनेंगे। तो ये मान लो अगर हम इसमें से सबका नाम देंगे, ये हमारा V है, ये हमारा V है, ठीक है, ये Y नहीं है V है। और V के लिए अगर मैं इस वाले ऑक्टेट के लिए नेमिंग दूंगा, मान लो मैंने इसे बोला ऑक्टेट 1, इसको बोला ये वाला जो मेरा ऑक्टेट है लेटे हुए वो है ऑक्टेट 2 जो हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है। ये वाला जो ऑक्टेट है इसे मैंने बोला ऑक्टेट 3 और ये वाला जो ऑक्टेट है इसे मैंने बोला ऑक्टेट 4। ना Y, अब देखो मैंने ऑक्टेट 1 की नेमिंग, अब देखो मैं पहले ये देख लेता हूँ ये वाली इसकी नेमिंग क्या होगी, इस वाले की ऑक्टेट 1 की। ऑक्टेट 1 में कॉलम में तो कुछ कॉमन नहीं है, सब वैल्यू चेंज हो रही है, इधर से क्या कॉमन है 1 1 और 1 1 रिप्रेजेंट कर रहा है D1 को, मतलब ये है मेरी ऑक्टेट 1 की नेमिंग। आगे बढ़ते हैं, ये वाली किसकी नेमिंग है मेरी, ये वाली O2, ये हमारा है बाद पहला वाला 1 कॉमन D0, तो ये मैंने O2 की नेमिंग करी हुई है। अब O3 के लिए देख लीजिए, तो यहाँ पे बाद वाला 1 कॉमन है, दैट इज D2 D3 आ जाएगा, तो ये हमारा O3 की हो गई और ये हमारी हो जाएगी O4 की। तो इस तरीके से आपको सारे ऑक्टेट्स की नेमिंग करके इस तरीके से दे देनी है, ठीक है। मैंने पहले से लिखी हुई थी तो इसलिए मैंने अभी निकाल दिया कि ये O3 की, ये O4 की, ये O1 की है, O2 की है, और नेमिंग आपके सामने मार्क कर दी है, ठीक है। इस तरीके से आप सबकी K-map बनाओगे। और K-map बनाने के बाद क्या करते थे हम, सबको लॉजिक डायग्राम बनाते थे। तो इसका लॉजिक डायग्राम बन जाएगा D2 D3 D0 D1 D2 D3, 4 पिन्स निकलेंगी, ठीक है। और उससे आपको एंड करना है, ऑरिंग करनी है, वो सब आप निकाल के आपको एक्स वाई वैलिड बिट बना देना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। अगर आप अभी कहीं देखिए मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ इसको, बहुत सिंपल
है ये क्वेश्चन, बहुत टिपिकल नहीं है। कि यहाँ पे हमने एक ये निकाली D1 D2 D3 D4, कितनी है D0 D1 D2, तो D0 D1 D2 D3, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो एक बार D2 का बार आया हुआ है, तो मैंने इस D2 का बार निकाल दे रहा हूँ, पिन निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी को मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ, तो D2 प्लस D3 पहली बार में आया है, तो D2 और D3 का और हुआ है, इससे हमें मिल गया x, ठीक है। अब y निकालते हैं D3 से, तो ये D3 आ गया, D1 आ गया, और D2 का बार चाहिए, तो D2 का बार हमने यहाँ से निकाल दिया। और इन सब की या D1 और D2 का, अच्छा D1 और D2 का पहले एंड हुआ है और इसके बाद हुआ है इनकी ओरिंग, तो ये इनकी ओरिंग हो गई, तो यहाँ से हमें मिल गया y। और वायलेट बिट के लिए तो हमें पता है सबका सम चाहिए, तो कुछ मत करो, सबकी एक एक पिन्स निकाल दो, एक पिन, दो पिन, तीन पिन और ये चौथी पिन, ठीक है। तो ये हमें जब कनेक्शन करोगे तो आपको इस तरीके से डॉट करके दिखाना होता है कि कहाँ पे कनेक्टेड है पिन्स, ठीक है। तो ये सही रहता है मेथड रिप्रेजेंट करने का। और इसके बाद आपने सबको और से कनेक्ट करके क्या कर निकाल दिया, यहाँ से वैलिड बिट निकाल दिया, ठीक है। तो ये इसका हो गया लॉजिक डायग्राम, ये इसका क्या हो गया, लॉजिक डायग्राम हो गया। तो ये ध्यान रखना है आपको, लॉजिक डायग्राम भी वहाँ पे बना के आना है के मैप के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसमें कोई भी डाउट आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।